आर्टरी, ठीक है। दो गैस्ट्रिक आर्टरी हमें देख ला, जो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे एक लेफ्ट गैस्ट्रिक से लेफ्ट साइड पूरा का पूरा ये सप्लाई हो गया ऊपर का, ठीक है। और सिलेक्ट रंग के राइट साइड से एक ब्रांच निकला, इस वजह से इस आर्टरी का नाम क्या होता है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो आर्टरी का नाम यहाँ नीचे में, ठीक है। तो ये दोनों आर्टरीज के बाद हम लोग अब आ जाते हैं स्टोमक के इस साइड पे, ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर्स की तरफ। तो इस साइड ग्रेटर कर्वेचर, वहां चले आते हैं। यहाँ पे आते तो हम देखते जो स्प्लेनिक आर्टरी है उससे कुछ ब्रांच निकले, उससे ब्रांच निकले एक क्या, लेफ्ट एपिप्लोइक आर्टरी। क्या ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लेफ्ट एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है, एरो में लगा दूं, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। फिर दूसरा एक आर्टरीज आया है जो कि ये गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी का ही ब्रांच है, नीचे आने के बाद इस पे मैं एरो लगा दे रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये क्या आपका राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये आर्टरी सब हम स्पेशली सिर्फ स्टमक को ही सप्लाई कर रहा हूँ, उन चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। फिर फंडस वाले रीजन पे आते हैं, तो कुछ पार्ट्स जो है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो स्प्लेनिक आर्टरी जो आई थी उसी के कुछ ब्रांच निकल के इधर में क्या कर रहा है, ये गैस शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, छोटे छोटे 5 से 6 ब्रांच देखने को मिलता है। वो क्या करती है कि फंडस वाले एरिया को सप्लाई करती है। तो ये पूरा का पूरा कंक्लूज था कि स्टमक सप्लाई के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर जो इतनी सप्लाईज दिख रही है वो क्या है, जो इतनी सप्लाईज आपको दिख रही है वो कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, ये आपका है क्या, सीलियक ट्रंक। जहाँ पे मैं एरो लगा दे, ये सीलियक ट्रंक था, जिससे कि कल मैं बताया था सीलियक ट्रंक क्या है। ये है जो हमारा एब्डोमिनल अयोटा है उसका एंटीरियर ब्रांच है, एक फर्स्ट एंटीरियर ब्रांच है, ठीक है। अब उससे ये निकलती है 3 आर्टरी, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक स्प्लेनिक आर्टरी, एक कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये 3 निकलती है और फिर 3 अलग अलग सप्लाई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को करती है, और मोस्टली उस ऑर्गन को ही करती है जो कि ऑरिजिन और डेवलपमेंट के बेस पे हम लोगों ने एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेस पे कैटेगराइज किया था 3 पार्ट्स में, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तो जो फोरगट्स के पार्ट्स होते हैं उसको ये सीलियक ट्रंक से ही सप्लाई मिलती है, आर्टरियल सप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा कल के क्लास का था, सिर्फ एक फास्ट रिवीजन था। डेफिनेटली अगर जो नए स्टूडेंट हो थोड़ा सा फास्ट में लगा होगा आपको फास्ट, क्योंकि फुल इस पे कल हम लोगों ने लेक्चर कर रखा है ऑलरेडी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कल की क्लास में हम लोगों ने ड्यूरेनम को स्टार्ट किया था, लेकिन आज हम लोग फ्रेश से करें क्योंकि 2 लाइन ही उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग फ्रेश से ड्यूरेनम को भी स्टार्ट आज की क्लास में फिर से हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ड्यूरेनम वाले पेज पे आ जाते हैं। अब आप सबको ड्यूरेनम मिल रहा होगा लिखा हुआ। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम पढ़ते जो हम लोग है, ये क्या है, अब डेफिनेटली से पहले मुझे यानी कि हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स के 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो फर्स्ट पार्ट जो वो ड्यूडेनम, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लेंथ में आपको कल बताया था जो होती है वो 6 मीटर के अराउंड में होती है। कॉम्परेटिवली मेल में थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है और फीमेल में थोड़ा छोटा होता है, ये दोनों के रिलेशन में अगर हम लोग देखें। लेकिन इस दोनों के बावजूद हम जब किसी कैडेवर के लेंथ ऑफ क्या कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ, कैडेवर मतलब कोई लाश, कोई डेड बॉडी, ठीक है, तो उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है भाई, तो इंक्रीज करने की जो रीजन है, जो कारण है, वो ये होती है कि उसकी टोन लॉस, जब कोई बॉडी डेथ कर जाती है, मतलब मर जाती है, डेथ हो जाता है किसी पर्सन का, तो उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो टोन है वो टोन लॉस हो जाती है। जब टोन की वजह से थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट रहता है, खिंचाव रहता है उसके अंदर, तो लेंथ कम होता है। और मतलब कम नहीं, 6 मीटर होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा तब हो जाता है जब वो पर्सन डेथ कर जाता है, उसकी टोन खत्म हो जाती है इंटेस्टाइन्स की। लेट्स एग्जांपल अगर हम बात करें, एक स्प्रिंग को आपको दे दिया जाए, एक स्प्रिंग जिसपे कंप्रेस होता है, दबता है, या आप गाड़ी पे शॉकर, वो सब एक ही चीज होगी। तो आप उसको कंप्रेस करके दबाओ, जब तक उस पर दबा के रखे तो पूरे जो स्प्रिंग, उस पर क्या टेंशन बढ़ रहा है, उसका टोन क्या हो रहा है, हार्ड हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अब उसको छोड़ दो अपने पोजीशन पे, तो क्या हो रहा है, जब कंप्रेस करके रखे एक टोन उस पर क्रिएट रहा, उस पर टेंशन बन रहा था, तब तक वो क्या था, छोटा था। आपने छोड़ दिया, फ्री हो गया, अब वो फ्री होगा, उस पर कोई टोन नहीं रहा, पहले की तरह तनाव नहीं रहा,
तो अब वो क्या लेंथ इंक्रीज कर जाता है। तो सेम थिंग हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, जब के लिविंग बॉडी ह्यूमन बॉडीज में होते हैं तो थोड़ा सा टोन उस पर रहता है, जिसमें से ये रहता है, खिंचाव रहता है। और जब कोई बॉडी डेथ कर जाती है तो वो टोन क्या हुआ, लॉस हो जाता है, क्योंकि बॉडी की हर एक्टिविटीज खत्म हो जाती है डेथ होने के बाद। तो दैट्स वाई थोड़ा सा क्या होता है, इंक्रीज देखा गया कि लेंथ में हो जाता है। खैर ये आपको मैं यहाँ पे ये चीज बता दिया स्मॉल इंटेस्टाइन्स के रिगार्डिंग। हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन ही पढ़ने जा रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स को फर्दर मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट में बांटने के बाद उसके बाद एक और डिविजन हम लोग यहाँ पे लेंथ के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग जो ड्यूडेनम पढ़ेंगे, जो अपर यानी कि शुरू का जो पार्ट होता है 25 सेंटीमीटर का, जो फिक्स्ड पार्ट होता है, जो मोस्टली मैक्सिमम पार्ट फिक्स होते हैं, यानी कि वो अपनी पोजीशंस पे मुकम्मल तौर पे रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी की मूवमेंट साइज तो उसके अपने इंटरनल जो पोजीशन है उसमें कोई चेंजिंग, बात समझ में आ रही है ना। तो उस तरह से यहाँ पे जो ड्यूडेनम है अपर 25 सेंटीमीटर जो लेंथ है, ये स्ट्रक्चर्स क्या है आपका क्या होता है, फिक्स्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। और मैं आपको बता दूं एक चीज और आप लोग अच्छे से याद रखें यहाँ पे, कि जो लेंथ वाला मसला मैं बताया था, मैं फर्स्ट क्लास में बताया था कि एसोफेगस हमने बताया था 25 सेंटीमीटर। एसोफेगस के बाद क्या है, एसोफेगस के बाद स्टमक आता है, स्टमक भी 25 सेंटीमीटर। फिर डियोडेनम आया, डियोडेनम में कितना है 25, यानी लगातार 3 स्ट्रक्चर जो है वो 25 सेंटीमीटर के स्ट्रक्चर है। आपको नॉमिनिकल वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, 25 लगातार जीआईटी में अगर याद करना स्टार्ट कर दो तो एसोफेगस भी आपका जो फूड पाइप जिसको हमने बताया वो भी 25 सेंटीमीटर, उसके बाद स्टमक में खाना आता है, स्टमक भी 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। हम बताते हैं क्या। लगातार यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो थ्री स्ट्रक्चर जो जीआईटीज के है वो पूरी की पूरी 25 सेंटीमीटर के। अब वो हमसा प्लीज अपने साइड से म्यूट कर दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं बेसिक अपने चीजों पे। जो ड्यूडेनम की बात हम लोग करते हैं, ड्यूडेनम एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ड्यूडेकाडैक्टोलस। ड्यूडेकाडैक्टोलस जिसके मतलब होते हैं 12 फिंगर लॉन्ग, यानी 12 फिंगर लॉन्ग। तो इनिशियली क्या, जब बहुत टाइम में समझ ले, जब एनाटॉमी की इजाद हुआ, एनाटॉमी का स्टार्टिंग टाइम था, एकदम बिल्कुल इनिशिएशन था, उस टाइम में जो डाइसेक्शंस होते थे, उस टाइम में जो कैडेवर के ऊपर डाइसेक्ट किया, तो वहां पे देखा जो उन्होंने क्या कि जो डियोडेनम का जो लेंथ देखा हाथ पे लगा करके, तो वो 12 फिंगर के थे। तो वहां के हिसाब से उसको बोला जाता था ड्यूडेकाडैक्टोलस, तो उन्होंने नाम रख दिया वहीं से ड्राइव्ड होकर के ये ड्यूडेनम वर्ड हम लोगों के बीच आज है और हम लोग ड्यूडेनम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया आप लोगों को कि ड्यूडेनम क्यों बोलते हैं, ड्यूडेनम क्या है, उसके नाम की पीछे क्या लॉजिक थे, वो चीजें हो गई। ओके, अब हम लोग आते हैं तो ड्यूडेनम इज द शॉर्टेड वाइडेस्ट एंड मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जितने भी पार्ट है उसमें सबसे छोटा भी है ये, सबसे चौड़ा भी है ये, और सबसे ज्यादा फिक्स भी है। बहुत ज्यादा फिक्स भी, देखिए पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा छोटा भी है, लेंथ के हिसाब से छोटा भी है, चौड़ाई के हिसाब से वाइडेस्ट, यानी कि चौड़ाई भी इसकी सबसे ज्यादा है जो ह्यूमन डायमीटर इसके साथ। और प्लीज म्यूट रखे, आवाज आ रही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। क्योंकि 1XL3 कौन है भाई, अब थोड़ा सा साइलेंट रखे अपनी साइड से। ओके, तो हम लोग ये कह रहे थे, तो क्या जो पूरा का पूरा इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो स्मल्टन्स कर रहे हैं, जेजिनम है, इलियम है, उन सभी चीजों से ये इसके कैडेवर कहीं ना कहीं ज्यादा है, ठीक है, पार्ट और पूरे हॉल इंटेस्टाइन्स में। अब हम बात कर रहे हैं इसके एक्शन, ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरस, जो स्टमक का इंड पार्ट है पाइलोरस है, और वहां से लेकर जहां से स्टमक खत्म होती है, मतलब पाइलोरस क्या है, इंड पार्ट ऑफ द स्टमक है, वहां से लेकर के ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन। ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्यूडेनम और जेजिनम जहाँ पे मिलते हैं, ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन बोलते हैं या ड्यूडेनोजेजुनल फ्लैक्सर बोलते हैं। देखो यहाँ पे फ्लैक्सर वर्ड आपको मिल रहा है और बहुत जगह पहले भी मिला होगा और आगे भी मिलेगा, हम लोग बहुत सारे फ्लैक्सर आज ही की क्लासेस में अभी जस्ट मिलेगा आपको। तो इसके मतलब होते हैं बेंट के, मूव होना, कर्व होना, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते तो लिख ले, फ्लेक्सर वर्ड है, इसका मतलब बेंट के होते हैं, कर्व के होते हैं सेंस में, ठीक है। तो डेडनोजेजुनल जंक्शन बोल रहे हैं या डेडनोजेजुनल फ्लैक्सर बोल रहे हैं, जहाँ पे डेडनोजेजुनल मिलते हैं वहाँ पे एक कर्व है, एक बेंट करता है, घूमता है,
जिसकी वजह से वहां पर, तो ये इस जो बीच का एक्सटेंशन पार्ट जो है, ये फैलाव जो है स्टमक के पाइलोरस से लेकर के ड्यूडेनोजोजिनल जंक्शन तक के, ये होल स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। अब हम लोग डायग्राम पे आते हैं, जो थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन चीजें को हम लोग को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। आप मुझे देखो, मैं इसीलिए पहले आप लोगों को रीजन समझा दिया। अब आप डायग्राम देखोगे खुद बताओगे सर फले फले रीजन में आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो जब आप कॉन्सेप्टली चीजों को समझने लगोगे तो आपको ये थ्योरेटिकली बहुत ही इजी लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा इतना ज्यादा लैंग्वेज लिखना। अब डायग्राम देख देख के लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करो। अभी देखो, आप लोग खुद देखो और अपने साइड में खुद सोचो और समझो। मैं यहाँ सिर्फ बता रहा हूँ, आप खुद समझ लोगे, गारंटी है इस चीज की। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ड्यूडेनम है ये आपको दिख रहा होगा, ये ड्यूडेनम है। थोड़ा सा ये ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। ये क्या है? ड्यूडेनम है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर ड्यूडेनम। अब इस ड्यूडेनम पे आकर के आपको देखने की कोशिश की जाए तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, फर्स्ट टिक जिसमें मैं मारा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका एपिगैस्ट्रियम है। नीचे क्या है? अम्लाइकस है। तो मोस्टली जो आपका ड्यूडेनम है वो कहाँ है? एपिगैस्ट्रियम एंड अम्लाइकस रीजन में है। और सी के तरह देख रहे हैं ना कर्व बना हुआ, उस सी के तरह कर्व में एक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे। अनदर कलर हम लोग लेते हैं, येलो ले लेते हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली है पेनक्रियाज, जो हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में। ये है पेनक्रियाज। तो जो सी टाइप का एक लूप बना है, सी टाइप का एक स्ट्रक्चर जो आपको एक दिख रहा है कि ड्यूडेनम ऐसे कर्व है जो कि लग रहा है सी टाइप का बना हुआ, वो सी टाइप कर्व जो एरियाज है उसके अंदर होता है पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज का सिर्फ खास पार्ट होता है हेड। हम लोग जब पेनक्रियाज पढ़ेंगे तो हेड, नेक, टेल, बॉडी सब पढ़ेंगे। तो मोस्टली हम लोग बोलते हैं जो ड्यूडेनम के सी टाइप का लोकेशन है, सी टाइप जो कर्व स्ट्रक्चर है ड्यूडेनम के जो पार्ट, तो उस पार्ट के अंदर हेड ऑफ द पेनक्रियाज लॉज कर रहा है, यहाँ पे रह रहा है। क्या चीज है? हेड ऑफ द पेनक्रियाज यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। तो ये चीजें ऑलमोस्ट इस डायग्राम से कंप्लीट हुआ कि लोकेशंस यानी कि कहाँ पे है, 9 रीजंस के हिसाब से हम करें। और दूसरी चीज याद रखें कि ये आपको मैं दिखा रहा हूँ एब्डोमेन पे, लेकिन जो आपका ड्यूडेनम है वो रेट्रोपेरिटोनियल है। रेट्रोपेरिटोनियल वर्ड का मतलब क्या होता है? रेट्रो आप लोग लिख ले, RETRO, RETRO। रेट्रो वर्ड जहां भी मिले, रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, पीछे। यानी पेरिटोनियम के पीछे का ये मोस्टली ऑर्गन है। कैसा है? रेट्रो पेरिटोनियल, यानी कि पेरिटोनियम के पीछे। पेरिटोनियम फिर क्या है भाई? तो पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम जो हमारे बॉडी में एक शीट है, एक बोले तो मेम्ब्रेनस शीट है, ठीक है, जो कि हमारे ऑर्गन को या तो कवर करता है या उसके आगे आ जाता है, यानी कवरिंग करता है एक ऑर्गन को, फिर दूसरे ऑर्गन, इस तरह से एक्युमुलेशन करते हुए चले जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना पेट वगैरह में जो पानी वानी बन जाता है, किसी किसी पेशेंट को हम बोलते हैं, जिसको एसाइटिस, जनरली हम लोग एसाइटिस बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म में, पेट में पानी भर गया। तो यही पेरिटोनियल कैविटी वगैरह में क्या होता है? पानी भर जाता है, जिसको निकालते हैं फिर सिरिंज लगा लगा। खैर वो पेरिटोनियम अलग बात है। मैं आपको जस्ट यहाँ पे बताने बोल रहा था रेट्रो पेरिटोनियल है, जिस वजह से सारी चीजें बता। रेट्रो मतलब बिहाइंड, पेरिटोनियल का मतलब पेरिटोनियम के पीछे, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने नोट्स पे आ जाते हैं। तो ये चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई। फिर जैसा कि आपके नोट्स पे आगे जो मेंशन है, टोनियल का मतलब बता दीजिएगा। हाँ हाँ बोले एक बार और सर। ठीक। रेट्रो जो वर्ड होता है ना, रेट्रो, उसके मतलब होते हैं बिहाइंड। और मैं चाहूँ तो आपको लिख ही दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे। क्या सर? रेट्रो जो वर्ड होता है, रेट्रो, उसके मतलब होता है बिहाइंड, पीछे। सीधी से अपनी हिंदी में लिख ले तो ज्यादा याद रहेगा। रेट्रो, ठीक है। रेट्रो पेरिटोनियल, ठीक है। इस रेट्रो पेरिटोनियल में हमारा, तो रेट्रो को अलग कर ले, पेरिटोनियम, ठीक है, अलग अलग मैं यहाँ पे जानबूझ के कर दिया।
पेरिटोनियल जो है पेरिटोनियम से है। पेरिटोनियम एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडीज में, जो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कवर करके रखता है। किसी किसी ऑर्गन को पूरी तरह से कवर कर रखता है तो वो अंदर इनसाइड ऑफ क्या कहते हैं कि पेरिटोनियम में आ जाता है। जैसे कि हम लोग आपको बताएंगे जब हार्ट पढ़ाएंगे तो पेरिकॉर्डियम, वहां पे खास नाम रख दिया गया है। पेरिकॉर्डियम क्या होता है, हार्ट की बाहर की कवरिंग को पेरिकॉर्डियम बोलते हैं। तो वहां पे एक्चुअली वो पेरिटोनियम ही है, लेकिन हार्ट में होने की वजह से उसका खास नाम है। फिर लंग्स में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि लंग्स के बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं भाई, तो प्लूरा बोलते हैं। तो प्लूरा क्या है एग्जैक्टली, वो भी एक तरह का पेरिटोनियम है। तो यहाँ पे भी एक तरह का पेरिटोनियम है जिसके पीछे ये ड्यूोडेनम होता है। तो हम लोग रेट्रो पेरिटोनियम बहुत जगह मिलेगा, किडनी वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे, किडनी भी रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है। तो वो चीज इतना रेट्रो मतलब पीछे यानी बिहाइंड, पेरिटोनियम वर्ड जो है पेरिटोनियम से आया है। तो उसके मतलब होते हैं वो एक फाइब्रस शीट है जो हमारे बॉडी में ऑर्गन को कवर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, एक मिनट, हम लोग फिर से अपने डियोड्रम वाले पेज को लाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ गए। इट्स मैंने बताई दिया आपको लेंथ क्या है, 25 सेंटीमीटर जो दिख रहा है। अब पूरे ड्यूडेनम को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट में। ड्यूडेनम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इन्हें हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट नाम उसका कुछ नहीं है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, सीधी सीधी सी बात है। अब यहाँ पे आपको लिखने देखने को मिला होगा 2 3 4 1, और बगल में लिखा हुआ इंच, दिखने को आ रहा है, इंच लिखा हुआ। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 3 4 का एक कॉमन सीरीज नहीं लग रहा है कि 2 3 4 और फिर लास्ट में 1। तो इस वजह से सेंटीमीटर पे या लेंथ नहीं मैं देगा कि जानबूझ के यहाँ पे इंच में रहता है, आपको इजिली याद हो। अगर आपको कन्वर्ट करना तो कर सकते हैं। 1 इंच इक्वल टू कितना, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, नीचे आ जाओ तो आप देख सकते हो 2 से 3 आ गया तो 12.5 सेंटीमीटर। तो इसके नीचे आ जाओ तो 15 सेंटीमीटर, तो नीचे आ जाओ तो फिर 2.5 सेंटीमीटर। तो आप उस चीज को अलग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ड्यूडेनम को है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। मैं 4 पार्ट का डिवाइडेड स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपको एक आया होगा डायग्राम आपकी स्क्रीन पे, ये देख रहे हैं ना। ये आपका यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको दिखाता चलूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये आपका जब देख रहे हैं ना फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लाइनिंग में कट कर रहा हूँ, ये पार्ट जो फर्स्ट लिखा हुआ ये हो गया आपका ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट। दूसरी बात अगर करें तो ये नीचे जो मैं कट किया वो हो गया वहां से ऊपर, दोनों के बीच में जो 2 लिखा वो सेकंड पार्ट होगा, देख के ही पता चल रहा होगा। और ये हो गया 4 पार्ट। तो अब मैं अलग अलग पार्ट के लेंथ की बात किया। मैं जो फर्स्ट पार्ट है उसका कितना लेंथ है, 2 इंच, इंच में बात कर रहा हूँ। जो सेकंड पार्ट है उसका 3 इंच, जो 4 पार्ट है उसका 4 इंच, सॉरी जो थर्ड पार्ट है उसका 4 इंच, और जो 4 पार्ट है उसका 1 इंच। इतना याद रखो। यानी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इंच में अगर याद हो, एक एक नंबर बढ़ाते चलो। देखो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है कितना, पार्ट फर्स्ट है लेकिन लेंथ उसका 2 इंच है। सेकंड पार्ट है लेकिन लेंथ उसका 3 इंच है। थर्ड पार्ट है लेकिन लेंथ जो उसका 4 इंच है। और आपको 2 3 4 तक आ गए तो पहला छूट गया था। मान के चले कि हम काउंटिंग जब 1 2 3 पढ़ना स्टार्ट किए तो मान ले एक आने के बाद तो 3 जगह पर 3 पार्ट तक के लेंथ को पढ़ ले तो मान ले वो फर्स्ट याद है तो पढ़ ले। अच्छा, चौथे नंबर का जो पार्ट है उसका 1 है, इसकी जो लेंथ है वो 1 इंच ही लेंथ है। ठीक है, और ये किसके कितने वर्टिब्रा के, यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में दिखा देगा, इसमें बता भी दे रहा हूँ आप लोग को अच्छे से। और जो L1 L2 L3 ये 3 वर्टिब्रा, जो लंबर वर्टिब्रा आपको बताया था 5 है, ये L1 से लेकर के L2 तक एक्सपेंडेड होता है, यानी कि फैला होता है। वर्टिब्रा की अगर रेंज में अगर हम बात करें तो कहां से कहां तक होता है, L1 से लेकर के L1 L2 L3, यानी कि पीछे से अगर हम अब रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पे, वर्टिब्रा आपका बैकबोन क्या है, पीछे है ना। और हमने पढ़ा भी रेट्रोपेट्रो, यानी कि एब्डोमिनल में ये पोस्टेरियरली थोड़ा सा ज्यादा, एब्डोमिनल के पीछे की तरफ के हिस्सों में थोड़ा सा ज्यादा हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो लंबर वर्टिब्रा है आपका, उस लंबर वर्टिब्रा के अगर हम लेवल्स की अगर हम बात करना स्टार्ट करने लगे तो उस के रेंज में तो हम कहेंगे L1 L2 L3 के फ्रंट में होता है आपका पूरा का पूरा ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पार्ट्स भी देख लिया। यहाँ पे हमने
पार्ट्स के लेंथ भी देख लिया आपको, मैं फिर से कह दूं, आपको अगर चेंज करना हो सेंटीमीटर में ही मेरे को याद रखना है सर, तो आप याद रख लो। और याद रखने की भी जरूरत है, कभी आपको मे बी सेंटीमीटर में आ गया तो 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर के रेंज में, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। तो यानी कि 4 पार्ट्स आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट दिख गया। अब रिटर्न फॉर्म में, ये तो डायग्राम में दिखा दिया, चलो दिख गया कि रिटर्न फॉर्म में भी हमको भाई हर फोर्थ, कहाँ से कहाँ फोर्थ पार्ट है, कहाँ से कहाँ फिफ्थ पार्ट है, सॉरी कहाँ से कहाँ थर्ड पार्ट है, कहाँ से कहाँ सेकंड पार्ट है, और कहाँ से कहाँ फर्स्ट पार्ट है। इस चीजों को भी देखना अच्छा समझना ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप रिटर्न बेस पे, थ्योरेटिकल बेस पे आपकी, ये तो आपको इमेजेस बेस पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन पहले एक चीज और इसमें हम लोग के लिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। फ्लेक्सर में आपको पता है बेंट, मुड़ना, जहां से कर्व होता है, आप देख रहे हैं ना फर्स्ट पार्ट और सेकंड के बीच में बेंट हो रहा है, यहाँ पे मुड़ रहा है स्ट्रक्चर, बिल्कुल दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे बेंट कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे इस बेंट को हम लोग बोलते हैं सुपेरियर, क्योंकि ये ऊपर में हो रहा है। ड्यूडेनल किस में हो रहा है, सिर्फ ड्यूडेनल में हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट भी किसका, ड्यूडेनम का ही पार्ट है, और सेकंड भी क्या, ड्यूडेनम का ही पार्ट है। तो अब कोई दूसरा ऑर्गन नहीं है, तो दूसरा वर्ड नहीं जोड़ेंगे यहाँ पे। तो सुपेरियर ड्यूडेनल, और वो क्या रहा है, तो बेंडिंग हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सर एनाटॉमी के हिसाब से। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, लोग बोलते हैं एनाटॉमी रटने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, समझ गए तो याद हो जाएगा एनाटॉमी, कोई मसला नहीं है। तो सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। फिर नीचे आ जाओ भाई, तो ऊपर सुपेरियर, तो जस्ट उसके नीचे क्या होगा, इंफेरियर। हमने बार बार पर आपको पढ़ाया है, सुपेरियर एज सुपर ऑलवेज ऊपर, इस तरह से याद रखो। इंफेरियर उसके अपोजिट हो जाएगा, तो इंफेरियर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम एंड थर्ड पार्ट ऑफ डिओडेनम के बीच जो एक बेंडिंग है, एक टर्निंग है, अपनी भाषा में अगर हम बात करें तो जिसे हम फ्लेक्सर बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये भी क्या, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट किसका, ड्यूडेनम का। ये तो कोई दूसरे स्ट्रक्चर के नाम नहीं आएंगे, तो इसके पूरे नाम क्या हो जाएंगे, इंफीरियर, नीचे होने की वजह से इंफीरियर, और सिर्फ ड्यूडेनम के पार्ट होने की वजह से ड्यूडेनम, और बेंट होने की वजह से फ्लेक्सर। कैसे कैसे नाम रखा रहा, मैं तो बिल्कुल इजिली करके आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आप इसको बोलते हैं इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर, ठीक है। तो ये दो फ्लेक्सर हो गए। जैसे अभी, क्योंकि मैं जब अभी थ्योरेटिकली लिखाऊंगा, तो वहां पे लिखाऊंगा नहीं, मतलब स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको, तो वहां पे बोलूंगा कि सेकंड पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर टू इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। तो आप उस टाइम कंफ्यूज नहीं हो सर कि ये सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर क्या है, इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर क्या है। आपको यहाँ पे बता दिया कि ड्यूडेनम के अंदर में दो मोस्ट बहुत ज्यादा कर्व है, बेंडिंग है, वहीं पे सुपेरियर का नाम दिया, दूसरे नीचे हो रहा, तो उसको हम एक ने इंफीरियर का नाम दे। तो सुपेरियर, इंफीरियर, ड्यूडेनल फ्लेक्सर के फॉर्म में हमें याद रखना होता है इन चीजों को, ओके। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नोट्स पे। थोड़ा सा ये डायग्राम को हम लोग इरेज कर लेते हैं, कुछ पे ड्रॉ जो हुआ है, ताकि नहीं तो नोट्स पे ये आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ड्यूडेनम इज मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल, जो कि मैं आपको बता ही दिया था। ड्यूडेनम इज मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल है, जहाँ पे लिखा भी हुआ भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लास्ट में जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल। ज्यादातर बहुत बहुत छोटा सा पार्ट होता है जो इनिशियली में हम लोग देखते हैं, जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वही थोड़ा सा सस्पेंडेड होता है, लेकिन जो ज्यादातर पार्ट होते हैं ना, वो रेट्रोपेरिटोनियल ही होते हैं। मतलब सीधी सी बात, अगर आपको एक नहीं समझ में आ रहा रेट्रोपेरिटोनियल सर क्या बार बार बोले, तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पली अच्छे से समझा रहा हूँ कि आप एक चटाई ले लो, या एक चटाई ले लो, या एक अच्छा सा बड़े चादर ले लो, शीत में बार बार होता है, चादर ले लो, अपने सामने सिर्फ लटका लो उसको, किसी तार बांध के लटका लो, उसके पीछे आप खड़े हो जाओ, तो हम कह सकते हैं रेट्रो चादर। चादर वर्ड तो रेट्रो चादर बोल दिया आपको, पेरिटोनियम। तो आप कहाँ हो, यानी चादर के पीछे हो, लेकिन उसी चादर में आपको लपेट दिया जाए, तो आप उसके पीछे ने उसके राउंड आ जाते हो, तो वो अलग चीज हो जाती है। तो पेरिटोनियम कभी कभी क्या है, तो ऐसे ही है, जो शीत के पीछे है, सीधी सी बात है, उसके शीत के पीछे है, पेरिटोनियम के पीछे है आपका क्या कहते हैं, ड्यूडेनम, तो रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं। तो कुछ ऑर्गन है जो पूरी तरह से कवर्ड है, तो विदिन पेरिटोनियम बोलते हैं, कुछ रेट्रोपेरिटोनियम है, कुछ पार्शियल कवर्ड होते हैं, वो सब आपको उस पे हम लोग देखेंगे खास। अभी यहाँ पे जो हम लोग रेट्रोपेरिटोनियल वर्ड आया, अच्छे से समझाना था आप लोगों को। अब हम लोग इंडिविजुअली एक पार्ट ऑफ पे आते हैं, प्लीज म्यूट रखे, शहनवाज अहमद प्लीज। हाँ, अब क्या बोले हम लोग, हाँ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पे आ जाते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा जूम, आप जूम मत कीजिएगा तो फिर टेंशन हो जाएगी।
मैं कुछ और पढ़ाऊंगा और आप कहीं और घूमते रह जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। फर्स्ट पार्ट, अब एक एक पार्ट का थोड़ा सा मैं एक्सटेंशन आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इट इज बिगिन एट द पाइलोरस मेजस, कहाँ से स्टार्ट हुआ, पाइलोरस फर्स्ट पार्ट, एंड मीट सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एट द सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लैक्चर। यानी जो फर्स्ट पार्ट है वो उसकी शुरुआत जो होती है वो पाइलोरस से होती है, जहाँ पे पाइलोरस यानी कि स्टोमक खत्म हुआ, और ये जाके मिलता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से। और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से कहाँ पे मिलता है, वो उस जिस पॉइंट पे मिलता है उसी पॉइंट का नाम जो हमने देखा है लिखा हुआ है सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लैक्चर। अब जस्ट मैं आपको बताया क्या, सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लैक्चर, इसलिए मैं आपको पहले बताया क्योंकि यहाँ पे नाम आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो आपको मैं जो उम्मीद है कि पूरी क्लियरिटी होगी, जिस तभी मैं बताया था कि अब समझ में, पाइलोरस भी ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से समझा है, एंड ऑफ द स्टमक, वहां से लेकर के जो ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो फ्लैक्सर के पार्ट से सुपेरियर और ड्यूडेनल फ्लैक्सर, इस दूरी के बीच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो पार्ट है ड्यूडेनम का, इट्स अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अब हम लोग को थोड़ा सा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पे आना होगा, तो थोड़ा सा एक मिनट आप समय दें, जस्ट हम स्लाइड ला रहे हैं, आ गया सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो बहुत अच्छे से दिख भी रहा होगा। हाँ, आप लोग जूम ना करेंगे प्लीज, थोड़ी सी देर, जहाँ नेट की इश्यूज होगी वो थोड़ा सा एक टाइम ले लेगा आप लोग की स्क्रीन पे जूम होने में, लेकिन जूम आपके स्क्रीन पे होगा। हाँ, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पे हम लोग आ जाते हैं। अब सेकंड पार्ट ऑब्वियसली मैं क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल समझदार और समझ भी रहे होंगे, जहां से भाई फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, फर्स्ट पार्ट तक एक्सटेंशन था, वहां से जो शुरू होगा वो सेकंड पार्ट शुरू हुआ। फर्स्ट पार्ट कहाँ खत्म हुआ, सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लैक्सर तक, जस्ट आपको मैं बताया भी और आप लोगों ने समझा भी। तो सेकंड पार्ट अब शुरू वहीं से हो जाएगा, जहां से फर्स्ट खत्म वहां से दूसरा शुरू। तो इट्स जो सेकंड पार्ट है इस बिगन एट द सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लैक्सर। सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लैक्सर से शुरू होता है, पासेस डाउनवर्ड, यानी कि अब नीचे की तरफ ही आता है। हम जैसा कि डायग्राम आपको दिखाया भी, नीचे की तरफ आता है। इट कर्व्स टुवर्ड्स लेफ्ट, और नीचे तो आता है, और नीचे आने के बाद ये कर्व करता है किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, एट द इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लैक्सर। कहां पे करता है, एट द इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लैक्सर। मैं जस्ट आपको डायग्राम पे फिर से लाके याद दिला दूं, जो हमने बताया ये सेंटेंस जो कह रहा है उसके मतलब क्या है, ये आप आगे होंगे तो देख रहे होंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है आप देख रहे हैं, तो सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लैक्सर यहाँ से खत्म हो, शुरू हुआ नीचे की सेकंड पार्ट, ये आया नीचे डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ 2 नंबर आप देखो नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। डाउनवर्ड्स आने के बाद और नीचे आने के बाद ये लेफ्ट किया, लेफ्ट 3 नंबर की तरफ जो है लेफ्ट की तरफ जाता है ये, और लेफ्ट की तरफ कहाँ पे, इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लैक्स। तो ये बीच का जो पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी कि सीधी सी बात, अगर आपको नहीं याद रहे ज्यादा तो, पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम बिटवीन सुपेरियर ड्यूडेनल फ्लैक्सर एंड इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लैक्सर। बस 2 सेंटेंस की वर्ड याद रखें, इन दोनों के बीच के पार्ट को ही हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं और जो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में हम लोग अब देखते हैं जो थर्ड पार्ट है, अब ये कहाँ से, अब थर्ड पार्ट वहां से शुरू होगा जहां सेकंड खत्म हुआ है। तो एक्सटेंड फ्रॉम द इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लैक्सर टू द ज्वाइनिंग ऑफ द फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अब क्या है कि एक्चुअली जहां खत्म होता है आपका सेकंड पार्ट, वहां से शुरू हुआ आपका क्या, थर्ड पार्ट, वहां से कंटिन्यू चलता है, और खत्म कहाँ होता है, जहां से फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम की ज्वाइनिंग होती है, वहां तक के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बोला, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम बोला, ठीक है। फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं और भी फोर्थ पार्ट अब आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा क्या है, इट्स रन अपवर्ड, जब हम जिस डायग्राम पे भी देखें इट्स रन अपवर्ड, फोर्थ पार्ट क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द आयोटा। यहाँ पे लेफ्ट ऑफ द आयोटा, आयोटा के लेफ्ट के पास इमीडिएटली ये देखते हैं कि अपवर्ड की तरफ जाता है, अप टू द अपर बॉर्डर ऑफ द सेकेंड, एक मिनट, सेकेंड लंबर वर्टिब्रा, अप टू द
सेकंड लंबर वर्टिब्रा। ये चीज मैं थोड़ा सा डायग्राम पे आके और अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ, आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। जो फोर्थ थर्ड पार्ट तो समझ में आ ही गया होगा। फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि यहाँ पे फोर्थ पार्ट किधर की तरफ, अपवर्ड्स की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। और लिफ्ट ऑफ द एब्डोमेन, यहाँ पे सॉरी अयोटा, अयोटा होता है जब पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हो तो अयोटा होता है, एब्डोमिनल अयोटा वाला पार्ट जो आता है जो हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे क्या होता है, अयोटा होता है। और ये अयोटा की तरफ यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ से टर्न होते हुए चला जाता है ये स्ट्रक्चर, अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और जाता कहाँ तक है भाई, तो लेफ्ट लंबर जो वर्टिब्रा L2 के लोअर बॉर्डर, मान लो ये L2 का ये है लोअर बॉर्डर, थोड़ा सा ये ले लेता हूँ, ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये L2 के लोअर बॉर्डर तक जाएगा। ये L2 है तो ये L2 का मान लेते क्या अपर बॉर्डर है, ये क्या अपर बॉर्डर में यू लिख दे रहा हूँ, और ये क्या नीचे का लोअर बॉर्डर है, L4 लोअर बॉर्डर। तो ये ऑलमोस्ट नीचे से अपवर्ड जाता है और ये कहाँ तक जाता है, लगभग लगभग में L2 के लोअर बॉर्डर तक, लगभग ये बॉर्डर अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे बॉर्डर को टच करते हुए जा रहा है। तो यहाँ तक इसका एक्सटेंशन ऑलमोस्ट देखने को मिला। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंडिविजुअली एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को ये चीजें को पार्ट्स को पार्ट ऑफ डियोडेनम को हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा टर्न करते हैं, मूव करते हैं अदर चीज जो इसके बाद हम लोग कुछ ब्लड सप्लाई वाले पार्ट्स होंगे, उन चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपके स्क्रीन पे मिला ब्लड सप्लाई, देखिए ब्लड सप्लाई ऑफ डियोडेनम में जब हम लोग आएंगे तो एक चीज आपको बहुत बेसिक चीज याद रखना है आपको, कि जो डेवलपमेंट ऑफ डियोडेनम है बोथ है, यानी कि इट्स डेवलप्ड फ्रॉम फॉरगट एंड मिडल, यानी पार्शियली या कुछ पार्ट जो डियोडेनम का है वो क्या है कि डेवलप किया कहाँ से, फॉरगट डेवलपमेंट है। कुछ पार्ट जो है वो मिडगट डेवलपमेंट है। फॉरगट मिडगट वही लोग समझ रहे होंगे जिन्होंने उन्होंने लेक्चर को अटेंड किया होगा, इसलिए मैं बहुत कहता हूँ कि बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको बार बार कहूंगा कि बार बार आप जब भी कोई भी सिचुएशन पढ़े तो बेसिक वाली क्लास कभी मत छोड़ो, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई में भी हम लोग वही चीज को देखेंगे। आपको मैं एक ट्रिक भी कल बताया था कि सीधे ट्रंक से जो सप्लाई होगा तो वो पूरी की पूरी फॉरगट को करेगा, फॉरगेट के बाद क्या है, मिडगट। और आपको याद होगा कल वाले स्ट्रक्चर्स में जब मैं दिखा रहा था सीलेक्ट रंग के नीचे सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, तो सीलेक्ट रंग के नीचे क्या, सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो अब फॉरगेट के बाद जो मिडगट का पार्ट होगा तो पूरे मिडगट के स्ट्रक्चर को सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ही सप्लाई करेगा। कौन करेगा, सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो ही सप्लाई करेगा। तो अब हम अगर खास तौर से यहाँ पे हम डियोडेनम की बात कर रहे हैं, डियोडेनम की बात कर रहे हैं, तो डियोडेनम की सप्लाई में यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे वो दो सप्लाई देखेंगे। दो सप्लाई देखने का मतलब क्यों, इसलिए है क्योंकि इस पार्सली डेवलप फ्रॉम फॉरगट एंड पार्सली डेवलप फ्रॉम मिडगट। तो हमने आपको बताया भी था कि भाई कहाँ से कहाँ डेवलपमेंट है। तो जहाँ पे बाइल डक्ट की ओपनिंग थी, जो मैं आपको डायग्राम बहुत अच्छे से दिखाया था, जो बाइल डक्ट की ओपनिंग थी वहीं तक पार्ट जो है सेकंड पार्ट में हाफ ऑफ द सेकंड पार्ट ऑलमोस्ट, अगर हम मान के चले लगभग हाफ ऑफ द सेकंड पार्ट, वहां तक की जो सप्लाई होगी वो सिलेक्ट रंग की किसी न किसी ब्रांच से होगी, और वहां के नीचे जो आ जाएगी वो सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से सप्लाई होगी। तो अब हम लोग देखते हैं दो सप्लाई। नंबर एक में क्या लिखा हुआ है, सुपेरियर। आप देखिए नाम लगेगा कि सेंटेंस है, लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि तोड़ने की कुछ, सुपेरियर मतलब ये कहीं ऊपर से आता हुआ आर्टरी है, इतना मतलब समझ में आ जाएगा। पैनक्रियास या पैनक्रिएटिको, यहाँ तक जो पैनक्रिएटिको, ड्यूडेनल आर्टरी, यानी पैनक्रियाज और ड्यूडेनल, यानी कि ये जो आर्टरी है वो पैनक्रियाज और ड्यूडेनल दोनों की सप्लाई करेगी। तो अब यहाँ पे हम ड्यूडेनम को सिर्फ पढ़ रहे हैं तो ड्यूडेनम वाला पार्ट को देखें तो सुपेरियर पैनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई करता है अप टू द लेवल ऑफ द ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट, यानी जो अपर पार्ट है ऊपर का, जहां तक ओपनिंग हो रही, ओपनिंग वाला पार्ट है बाइल डक्ट का, वहां तक के हिस्सों को जो सप्लाई करेगा वो कौन सा आर्टरी करेगा, सुपेरियर पैनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी। क्या करेगा, एसपीडी, अगर याद आपको रखना है, सुपेरियर पैनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी, एसपीडी आर्टरी, ठीक है। एसपीजी बोलते हो तो एसपीडी याद रख लिया करना, बस जी ना बोल के एसपीडी ही बोल दो, चलो भाई। तो
सुपीरियर पेनिक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी की जो सप्लाई होगी वो अप टू द लेवल ऑफ द ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट, जो बाइल डक्ट की ओपनिंग है ड्यूडेनम के जिस पार्ट तक वहीं तक होगी। नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं इंफेरियर पेनिक्रेटिकोड्यूडेनल आर्टरी। अब इंफेरियर पेनिक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी क्या, ये इंफेरियर है तो यानी नीचे से ये आएगी, और पेनिक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी ऊपर वाला सेम है, यानी ये भी कुछ पेनिक्रियाज को भी सप्लाई करेगी और ड्यूडेनम को भी सप्लाई करेगी। लेकिन ड्यूडेनम को कहाँ करेगी, बिलो द ओपनिंग ऑफ द बाइल, यानी कि वो हिस्सा, वो पार्ट जो बाइल डक्ट की ओपनिंग से नीचे। तो मैं आपको इंफीरियर पेनक्रेटिक ड्यूडेनल आर्टरी, और ये आपको थोड़ा सा डायग्राम पे हम लोग आ जाते हैं इसकी ब्लड सप्लाई वाले पे, तो ज्यादा बेहतर और अच्छे से भी ज्यादा आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर वे में मैं समझा पाऊंगा। ये आप देख रहे हैं जस्ट आपके सामने एक ड्यूडेनम आया था, और ड्यूडेनम की ऐसे ही स्ट्रक्चर्स थे 4 पार्ट में जो हम लोग देख रहे हैं, और इसकी ब्लड सप्लाई देख रहे हैं। ये क्या, सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के भी कई ब्रांच होते हैं, और फाइनली जाकर के एक ब्रांच इसका बनता है इंफीरियर पेनिक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं एरो ले रहा हूँ जिससे कि आपको जहाँ जहाँ मैं एरो लगाऊं तो आप लोग आई थिंक ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा पहला एरो पे सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इससे ब्रांच निकलते हैं, और यहाँ पे जिससे मैं एरो दे रहा हूँ लगातार, ये आपका बना था इंफीरियर। ये देख रहे हैं नीचे से, आप पेनक्रियाज सॉरी ड्यूडेनम की इधर से नीचे से है, और ये वाली जो आर्टरी आपको दिख रही है ये क्या, आपको जस्ट अभी मैं एरो ले रहा हूँ, ये आर्टरी ऊपर से आ रही है तो सुपेरियर हो गई भाई। हमने बताया था आपको ये जो हाफ ऑफ द सेकंड पार्ट है यहीं पे ओपनिंग है बाइल डक्ट की, जो अलग स्ट्रक्चर में दिखाया था। तो सुपेरियर मेसेंजिंग आर्टरी है क्या, सुपेरियर मेसेंट्रिक, इट इज आल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द वेंट्रल ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, यानी कि जैसे एक सीलिएक ट्रंक वेंट्रल ब्रांच है यानी कि एंटीरियर ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा का, उसी तरह जो है SMA यानी सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है वो भी एक तरह की एंटीरियर ब्रांच है, ठीक है, जो कि अपने GITs को सप्लाई करती है। और GIT को सप्लाई करने का मतलब है ये जो SMA है सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, वो पूरी की पूरी मैं इसका एक जब हम लोग फॉरगेट वाले जब स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लेंगे तो उसकी जो ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो वहां पे सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के मैं अलग अलग एक एक ब्रांच बताऊंगा वहां। अभी सिर्फ एक ब्रांच यहाँ पे इंफीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी है सिर्फ, इसलिए मैं यहाँ पे इसी को फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सप्लाई करती है आकर के एक ब्रांच लेकर के किसको, इंफीरियर पेनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी, यानी ड्यूडेनम की सप्लाई कहाँ से आगे, सीलिएक ट्रंक से भी है और सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो आपको यहाँ पे ट्रिकली याद रखना होगा, कभी आपके वाइवा में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव सप्लाई आ सकता है। जो ड्यूडेनम है इट सप्लाई फ्रॉम सीलिएक ट्रंक, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 आ जाएगा सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन 3 आ जाएगा क्या, और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और ऑप्शन 4 आ जाएगा बोथ, यानी कि A एंड B, यानी कि सीलिएक ट्रंक एंड सुपेरियर मेसेंट्रिक। तो आपको बोथ में आंसर लगाना वहां पे कि जो ड्यूडेनम है उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो सीलिएक ट्रंक से भी है और सुपेरियर मेसेंट्रिक। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग को मैं बेसिक बताया क्या कि सीलिएक ट्रंक फॉरगेट करेगा इसलिए मैं बताया हूँ, और सुपेरियर मेसेंट्रिक मिड गट को करेगा। तो आपको अगर स्ट्रक्चर के नाम याद होगा सप्लाई बिल्कुल आपकी जबान पे फिट रहेगा, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई के बाद आज की क्लास हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं ड्यूडेनम के रिगार्डिंग। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटे पार्ट है उसमें कोई खास टाइम नहीं लगता, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बहुत ही कम चीज़ें एनाटॉमी के एस्पेक्ट से हम लोग देखते हैं इसमें। तो बहुत ही जल्दी GIT का ट्रैक वाला है 1 से 2 क्लास में, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। और आप लोगों का कोई क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चंस रखें आज के सेशन के रिगार्डिंग। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई भी क्वेश्चन, किसी भी स्टूडेंट्स का कोई डाउट्स? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोले। ये लंबर वर्टिब्रा क्या है सर? अच्छा, नंबर वर्टिब्रा क्या, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? बहुत अच्छा। सर लीवर में बताए थे पोर्टा हेपेटिक, थोड़ा सा बता देते हैं। सर ठीक है, हाँ बोले। पोर्टा हेपेटिक जीआईटी रीजन में, और जीआईटी जब पढ़ा रहे थे ना सर,
तो उसमें कार्वेट्रस कुछ वर्ड्स है, लेजर कार्वेट्रस, ग्रेटर कार्वेट्रस। ये कार्वेट्रस क्या होता है सर? कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो इसका ये शेप है। वो क्या था कि हाँ, कार्वेटर नहीं, कर्वेचर्स बोलते हैं उसे, ठीक है। ओके, कर्वेचर्स। हाँ ठीक है। कर्वेचर सीधे कर्व के स्ट्रक्चर से, तो आप देखेंगे जो लेसर है वो कर्व जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा स्टमक के एक साइड में, जो एक बॉर्डर है, सीधी सी बात हम लोग बोले तो वो बॉर्डर था। तो स्टमक के वो क्या हो गए, एक बॉर्डर हो गए। तो जो लेफ्ट साइड में इधर से दिख रहा होगा वो जो छोटा सा कर्वेचर है राइट साइड में एब्डोमेन के, तो वो लेसर कर्वेचर है। जो बड़े साइज में है वो अगले साइड है वो ग्रेटर कर्वेचर, यानी कि एक बॉर्डर, कर्वेचर बोले या बॉर्डर बोले तो ऑलमोस्ट सिमिलरिटी होती है, एक ही चीज, ठीक है। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि लंबर वर्टिब्रा क्या है और पोर्टा हेपेटिस, दो क्वेश्चन का। देखिए लंबर वर्टिब्रा क्या है कि हम आपको बताए थे, लेकिन जस्ट मैं आपको, क्योंकि ये आज के सेशन के रिगार्डिंग है नहीं, तो मैं आपको इसके लिए डायरेक्ट, मेरे पास इसका नोट्स तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि मैं मतलब अवेलेबल तो है लेकिन यहाँ पे जस्ट नहीं है, तो मैं आपको ऑनलाइन सर्च करके ही दिखाता हूँ। पहले वर्टिब्रल कॉलम दिखाऊंगा फिर जाके समझ में आएगा। आप लोगों की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वर्टिब्रल कॉलम, पीछे का जो वर्टिब्रा होता है ना हमारा बैकबोन, दिख रहा है क्या? यस सर। आप लोगों को सबको दिख रहा होगा। यस सर। तो पूरी जो वर्टिब्रा होती है ना वो आप देख लो अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। एक जो ऊपर गर्दन की होती है उसको सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल का मतलब ये होता है नेक, ठीक है। फिर नीचे जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहे होंगे, वो उसको हम बोलते हैं थोरैसिक, जो कि 12 होता है। सर्वाइकल, सी से सर्वाइकल, सी से 7, ये हम लोग को आपको फंडा बहुत याद करने का बताएंगे, इसके लिए अभी वो टेंशन नहीं लेना चले। तो फिर थोरैसिक होता है, थोरैसिक के बाद लंबर होता है। तो लंबर भी कितने आप गिन भी सकते हैं, 5 होते हैं, यहाँ पे लिखा हो। फिर सैक्रम होता है, फिर कॉक्सिस होता है। तो ये जो वर्टिब्रा आपका जो बैक बोन है वो एक नहीं है, टोटल कितना आपको यहाँ पर गिन ले तो 5, 4 और फिर फ्यूजन के एक बनता है, ये फ्यूजन वगैरह अलग प्रश्न। तो ये पूरा अलग अलग वर्टिब्रा अलग अलग रीजन्स के बेस पर। तो लंबर रीजन में जो है ये आपका एब्डोमेन का जो पीला वाला इधर ह्यूमन बीइंग वाले पे आ जाइए, तो ये जो रीजन होता है ये लंबर रीजन है। तो उस रीजन में जो वर्टिब्रा है उसको हम बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। तो उसके जो 1, 2, 3 है उसी के रिलेशन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उसके फ्रंट में आते हैं क्या, आपके ड्यूडेनम आते हैं। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर के रिलेशन पढ़ेंगे, लेकिन अब लोग ड्यूडेनम पढ़ रहे हैं तो ड्यूडेनम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको लंबर चीज क्या है और आई थिंक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। यस। ओके, हाँ अब हम लोग आते हैं पोर्टा हेपेटिस वाले पे। तो थोड़ी सी हमको डायग्राम लाना होगा पोर्टा हेपेटिस वाला, और हमारे पास डेफिनेटली वो स्लाइड होना चाहिए। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट आप लोग वेट कर लें प्लीज, ताकि मैं स्लाइड ला पाऊँ। थोड़ी सी लीवर वाली क्लासेस में हमें बैक जाना होगा, तो मिल जाएंगी चीज़ें। अदरवाइज आप वेट कर ले जस्ट मिनट। प्लीज म्यूट रखिए आप अपने साइड से, अगर आप अपने साइड म्यूट नहीं रखिएगा तो फिर ना मैं समझा पाऊंगा और ना आप अच्छे से समझ पाओगे, बिकॉज बहुत सारे इंटरप्शंस हो जाएंगे साउंड से, तो परेशानी बढ़ जाएगी। देखिए अब हम लोग आते हैं पोर्टा हेपेटिस पे। जो पोर्टा हेपेटिस है, देखो पोर्टल हेपेटिस यानी पोर्टा वैन, पोर्टल सिस्टम में आपको बताया था पोर्टल वेन वगैरह के बारे में, और वहां से कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के आई है, ठीक है। तो मैं थोड़ा डायग्राम आपको स्क्रीन पे ले आऊँ डाउनलोड करके। और प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि बहुत बैक ऑफ क्लास की चीजें हैं, तो मैं नोट्स यहाँ पे आ गया 4-5 अब। आप स्क्रीन पे आ रहे होंगे एक लीवर के स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना।
मेरी आवाज मिल रही है क्या? अब देख रहे हो ना? यस यस सर पोर्टा हेपेटिस, पोर्टा हेपेटिस हम लोग यहीं पे देखना चाहते हैं। तो ये पोर्टा हेपेटिस क्या है? तो देखो, या तो हाइलम वर्ड भी मिलेगा, हेपेटिक हाइलम भी बोलते हैं इसको। तो हाइलम का मतलब, या हेपेटिक, पोर्टा हेपेटिस एक गेट है जिससे कि लीवर, पूरे ये लीवर मान लो ये रूम है, पूरे लीवर जो आपको दिख रहा है कोई कमरा है या बिल्डिंग है या एक रूम, कॉमन सा रूम मान लो रूम है। तो यहाँ पे किसी रूम की एक गेट होती है ना, जिससे लोग आते हैं जाते हैं, तो पोर्टा हेपेटिस जो है लीवर का एक गेट है, सीधी सी बात मानते हैं, जिससे कि स्ट्रक्चर आएंगे उसके अंदर, स्ट्रक्चर जो लीवर की, अब यहाँ पे तो आदमी आएगा जाएगा नहीं भाई, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इसके अंदर आना जाना वो आएगा। तो इसी पोर्टा जो कि ट्रांसवर्स होता है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब यहाँ से क्या होती है, लीवर के अंदर अंदर चीजें जाती है और इसी से लीवर की चीजें बाहर आती है, स्ट्रक्चर। अब क्या क्या जाती है, क्या क्या आती है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपको याद होगा, तो आपको मैं बताया था जैसे कि याद रखने के लिए एक डीएवी स्कूल का फॉर्मूला भी मैं दिया था, उस रिलेशन को याद, फिर वो चीज भूल जाए। तो आप यहाँ पे देखो, जो पोर्टल वेन है वो क्या है, जाता है, सप्लाई करता है। हेपेटिक आर्टरी है, ये क्या है, आपको अंदर, इसके अंदर जाता है। फिर हेपेटिक कुछ नर्व प्लेक्सिस है जो कि मैं आपको लिखा था, वो जाता है। यहाँ पे दो चीज आपको जाता हुआ दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पे कौन जा रहे कौन आ रहा है उसके लिए मैं स्क्रीन पे ले ही लेता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये पोर्टल हेपेटिस वो इनसाइड जा रहा है, एरो में लगा ले रहा हूँ यहाँ पे, ये इनसाइड जा रहा है, यानी पोर्टा हेपेटिस से होकर जा रहा है। फिर ये हेपेटिक आर्टरी है, ये भी जा रहा है आपके लीवर में, इधर से पोर्टा हेपेटिस से होकर के जा रहा है। और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये एग्जिट हो रहा है, ये निकल रहा है। ये क्या हो रहा है, निकल रहा है। निकल रहा है मतलब कि बाहर आ रहा है। अब ये निकलता है, कुछ लिम्फेटिक्स भी निकलते हैं। तो मेनली आपको ये 3 चीजें याद रखना। अब वो दो को भूल जाओ, मैं कह रहा हूँ उतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये 3 चीज कॉन्सेप्टली याद रखना है कि पोर्टा हेपेटिस में पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी एंट्री करता है और बाइल डक्ट वहां से एग्जिट आउट होता है। ठीक है, तो पोर्टा हेपेटिस सीधी सी बात कह रहे, एक अपनी लैंग्वेज को समझाने के बता रहा हूँ कि इट्स ए गेट ऑफ द लिवर, बोल भी सकते हो आप, थ्योरेटिकली लिख भी सकते, गेट ऑफ द लिवर, जैसे कि सम स्ट्रक्चर्स इंटर्स एंड सम स्ट्रक्चर आउट फ्रॉम द लीवर, यानी लीवर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर उससे निकलते हैं। अब भाई लिख दो नीचे नाम, जो स्ट्रक्चर जाते हैं, जाने वाले में क्या होंगे, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, नर्व प्लेक्सिस, हेपेटिक नर्व प्लेक्सिस होंगे। निकलने वाले में नाम लिख दो भाई, बाइल डक्ट निकलते हैं। बाइल डक्ट अब एक्चुअली जब निकल रहा है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे देखो 2 है, एक नंबर में एक ले लिया और दूसरे नंबर दूसरा लिख करा, तो 2 अलग अलग निकलते हैं, तो राइट एंड लेफ्ट हम लिख देते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, और फिर कुछ लिम्फेटिक्स निकालते तो वो लिख दी। तो इसी चीज को लोग पोर्टा हेपेटिस बोलते हैं, उसके ये स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, ओके, और कोई डाउट? और कोई डाउट्स आपकी समझ में आ गई? हेलो सर, हाँ हाँ, डेडूनम के बारे में सर फिर से एक बार समझा दीजिए तो। किसके बारे में? डेडूनम, ड्यूडेनम, ये डेडूनम क्या चीज, कुछ पोर्शन आप कहाँ पे आपको दिक्कत हुई थी, ये तो बताए ना। सर, सूर्य नहीं आए थे ना, अथी नहीं ज्वाइन किए थे तो। हाँ, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं शॉर्ट आपकी, एक सिंगल स्टूडेंट के लिए आप खुद भी सोच सकते हैं ना कि फिर से रिपीट किया जाए क्लास, तो इसके लिए आपके ऑप्शन है आपके पास, ये रिकॉर्ड सेशन है, आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएंगे इसके, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा यूट्यूब पे। ठीक है, क्योंकि आप हमारे दूसरे सर भी आ ही गए, उनका भी क्लास है, आप उनका क्लास कर लें अभी लाइव, और ये पूरी सेशन आज की जो ये रिकॉर्ड यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, तो वहां आप देख लीजिए। ये पूरा सेशन रिपीट करना ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको रिकॉर्डेड सेशन है, आपको वो मिल जाएंगे, इसके लिए आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं एक बहुत ही अपने फैकल्टी हमारे हैं डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब सर है, जो उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा आज एक नई फैकल्टी से, और इंतखाब सर अभी नहीं लेंगे आज आपकी क्लास, उनकी जगह पे यहाँ पे आपको एक नई फैकल्टी से डॉक्टर हिदायतुल्लाह सर है जो हमारे, और बहुत ही क्लिनिकल पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब मल्टीपल टैलेंटेड है, बोले सीधी सी बात। मैं इनकी सब्जेक्ट इतनी पढ़ाते मुझे खुद भी नहीं याद है कितनी सब्जेक्ट, बहुत ही आपको अच्छे वे में देखेंगे। तो मैं हिदायतुल्लाह सर, प्लीज आप स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैर हूँ आफिया। चलिए, आप अच्छी कैसे बात है। हैं? तो मेरा तो आज पहला है, आप लोग को तो हम कभी मिले नहीं है, ना ही देखे हैं, और मुझे आज डेमो क्लास लेने के लिए कहा गया है।
तो शायद मतलब कि पता नहीं आप लोग को अच्छा लगे या ना लगे, वो तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो आप सब, हम ये जानना चाहते हैं कि सब बैचलर है या फिर डिप्लोमा भी स्टूडेंट है? बैचलर। बैचलर हूँ सर। सारे बैचलर स्टूडेंट है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो आज जो है हम हेमाटोलॉजी पढ़ाएंगे आप लोग को, और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। और मुझे मतलब सडनली कहा गया है कि आप क्लास लीजिए, तो इसीलिए हम आपको नोट भी प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऑनलाइन पे तो नोट प्रेजेंट करना पड़ता है, तो वो प्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि सडनली कहा गया तो हो नहीं सकता। तो अच्छी बात है, तो हम क्लास हेमाटोलॉजी शुरू करते हैं। तो आप लोग जानते हैं हेमाटोलॉजी किसको कहते हैं? एनीवन टेल मी? यस सर। नो सर। नो सर। कोई जानते हैं तो बताइए। सर मतलब हेमा मीन्स ब्लड और ओलॉजी मतलब टू स्टडी मीन्स ब्लड की स्टडी करना। बहुत अच्छा, कि ब्लड का जब स्टडी करते हैं तो उसको हेमाटोलॉजी कहते हैं। तो इसी के बारे में, ब्लड के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं हेमाटोलॉजी में। तो हेमाटोलॉजी है क्या? हेमाटोलॉजी मेन है कि ब्लड के बारे में जानकारी लेना, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और उसी के हिसाब से फिर हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ब्लड से। तो ब्लड क्या है? तो ब्लड जो है ये बना होता है, क्या है? इट इज ए टिश्यू, इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या टिश्यू कनेक्टिव फ्लूइड, है ना? कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड जो बना होता है टू पार्ट से, मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स। तो प्लाज्मा और कॉर्पसल्स, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा। तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट किसको कहते हैं और प्लाज्मा किसको कहते हैं, या कॉर्पसल्स किसको कहते हैं? ठीक है, तो कॉर्पसल्स उसको कहते हैं कोई भी सेल या पार्टिकल जो फ्लूइड में सस्पेंडेड हो, फ्लूइड में सस्पेंडेड हो। ये फ्लूइड क्या है? तो ये प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा फ्लूइड है, और उसमें जो सेल मौजूद होता है उस सेल को कॉर्पसल्स कहते हैं। अब ये कॉर्पसल्स तीन तरह का हो सकता है, तीन तरह का होता है। एक आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। तो इस तीनों को जो है कॉर्पसल्स कहते हैं। और ये सस्पेंडेड होता है, मतलब मौजूद होता है कहाँ? फ्रीली मूव करता है, किसमें? फ्लूइड में। इसलिए इसका नाम जो है कॉर्पसल्स दिया गया है। ये बॉडी के किसी पार्ट से कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है? ये क्या होता है? फ्रीली मूव करता है, किसमें? ब्लड में। अच्छा, आप लोग जानते हैं ब्लड कहाँ होता है? नो सर। हार्ट में। हैंड में सर, हैंड में। किसमें? हार्ट में होता है सर। हैंड में हार्ट में। सर क्वेश्चन क्या है, ब्लड फॉर्म कहाँ होता है ये पूछ रहे हैं, या फिर ब्लड पाया कहाँ जाता है? क्वेश्चन सर क्लियर नहीं है। जी जी, ब्लड पाया कहाँ जाता है, कहाँ पे मौजूद होता है ब्लड? सर ब्लड तो पूरे बॉडी में होता है लेकिन सर उसका हैंड में होता है ना, formation- हैंड, नस में। सर ब्लड पूरे बॉडी में होता है लेकिन पूरे उसका बॉडी में होता है, फॉर्मेशन सर लेकिन- बोन मैरो में होता है। फॉर्मेशन बॉन मैरो में होता है, बट जो ब्लड जो होता है वो हैंड से ही तो मूव करता है ना। हाँ, वेन से मूव करता है, आर्टरी से मूव करता है। यही जानना चाहते हैं कि ब्लड होता कहाँ है? वेन और आर्टरी में होता है, ठीक है? मौजूद तो यही होता है ना, फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, लेकिन मौजूद कहाँ होता है? सर आर्टरी मसल्स और में भी तो होता है ब्लड। नहीं नहीं नहीं, मसल्स ब्लड में नहीं वेसल। होता है सर, मसल्स तो अलग हो गया। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कौन है आप? आपका नाम क्या है? थैनस। क्या नाम है आपका? नेमत परवीन। बहुत अच्छा। मसल्स अलग चीज हुआ, ठीक है? मसल्स अलग है, ब्लड अलग है, आर्टरी और वेन अलग है। सबका अपना पेरेंकाइमल टिश्यू होता है।
ब्लड जो मूव करता है वो आर्टरी और वेन में, फिर आर्टरी और वेन का बहुत सारा ब्रांच है उसी के अंदर होता है, और इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं होता है, या इंटरस्टिशियल जो टिश्यू स्पेस होता है उसमें नहीं होता है, उसमें लिम्फ फ्लूइड होता है। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्लड कहाँ मौजूद होता है। तो आर्टरी और वेन और उसके पतले ब्रांच जो होते हैं, छोटे छोटे ब्रांच, उसमें मौजूद होता है। और ये क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन होता है। किस टाइप का? क्लोज टाइप का। इसलिए क्लोज कहा गया है क्योंकि ये आर्टरी और वेन और कैपिलरी से फिल्टर होके इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ WBC मौजूद होता है, लेकिन RBC जो है और प्लेटलेट जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं पहुंचता है। इसलिए इसको ब्लड को कहा गया है कि ब्लड जो सर्कुलेट करता है उसका जो सर्कुलेशन है वो क्लोज सर्कुलेशन है, क्लोज्ड है। वो आर्टरी से होते हुए आर्टेरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन से फिर हार्ट से फिर आर्टरी, आयोटा, इस सब में क्लोज सर्कुलेशन मूव करता है। तो इसलिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्लड और कहाँ मौजूद होता है, तो वेन में और आर्टरी में। पूछे क्यों पूछे कि कहाँ मौजूद होता है? क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब आप ब्लड कलेक्ट करना चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड मिलेगा कहाँ कहाँ। तो दो पार्ट में मिलेगा, एक तो वेन में और आर्टरी में। जनरली हम लोग वेन का ब्लड लेते हैं, आर्टरी का बहुत कम, रेयर केस में लेते हैं या बहुत कम यूज करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन वेन का ब्लड जो है वो जनरली यूज करते हैं। ज्यादातर वेन का ही ब्लड यूज होता है सर जी, ज्यादातर वेन का ही ब्लड यूज होता है। हाँ, वेन का ही ब्लड यूज होता है। इसका रीजन दो है। एक तो आर्टरी आपको जल्दी मिलेगा नहीं। यस सर। ठीक है, और वेन, चूंकि आर्टरी जो है वो वेन के नीचा होता है, और दूसरी बात जो है वेन सुपरफिशियल होता है, तो इसलिए आप आसानी से ब्लड निकाल सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और आर्टरी का ब्लड हम गैस एनालिसिस के लिए जो है निकालते हैं, तो इसलिए आर्टरी का निकालना ब्लड मुश्किल भी होता है। इसलिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लड मौजूद कहाँ है। अब ये जैसे कि एक बोले कि मसल्स में भी होता है, तो अब उनको अगर वो BMLT के स्टूडेंट होंगे तो वो मसल्स में ब्लड खोजेंगे, लेकिन कहाँ खोजना पड़ेगा ब्लड तो आर्टरी और वेन को खोजना पड़ेगा ना, और वहां से कलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए पूछे हम। तो ब्लड जो है इसका काम क्या है? ये फ्रीली मूव करता है, समझ गए? काम क्या है इसका? फ्रीली मूव करने का मकसद क्या है इसका? तो फ्रीली मूव करने का मकसद ये है कि ये बॉडी के हर हिस्सा में जाए। ठीक है, और कैपिलरी, वेन्यूल के जरिए से बॉडी के हर हिस्सा में जाए। तो क्या लेके जाएगा, क्या लेके आएगा? तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो ऑक्सीजन को बॉडी में पहुंचाना। हर बॉडी में कहां से? लंग्स से लेकर के ऑक्सीजन लेगा और बॉडी के हर टिश्यू को पहुंचाएगा, हर सेल को पहुंचाएगा। तो इसका पहला फंक्शन ये होता है। तो सवाल ये है कि ब्लड क्या हमारे लिए एसेंशियल है या नहीं है? ब्लड एसेंशियल है या नहीं है? एनीवन टेल मी। है सर। कैसे? ब्लड हमारे लिए एसेंशियल है। ब्लड इज एसेंशियल टू लाइफ एंड हैव सेवरल फंक्शन। ठीक है, तो ब्लड जो है लाइफ के लिए एसेंशियल है। अगर ब्लड ना होगा तो जिंदगी नहीं होगी। क्यों? कि जैसा कि आप सुने हैं कि अगर कहीं कट जाता है तो कहता है इसके ब्लीडिंग को रोको, नहीं तो ये मर जाएगा। जब ब्लड नहीं होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट का एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। न्यूट्रिएंट जो है वो GIT से लेके नहीं पहुंचाएगा सेल को, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से आदमी मर जाएगा। तो ये न्यूट्रिएंट क्या होता है, किसी को मालूम है? न्यूट्रिशन मालूम है? न्यूट्रिशन
नो सर। न्यूट्रिएंट, पोषण, न्यूट्रिएंट, कोई डेफिनेशन जानते हैं न्यूट्रिएंट का या न्यूट्रिशन का? चलिए कोई बात नहीं। हाँ बोलिए, कौन जानते हैं? अच्छा, ये लिविंग और नॉन लिविंग जानते हैं? लिविंग Yes, किसको sir. कहेंगे और नॉन लिविंग किसको कहेंगे? जिसमें जान sir, होती जानते है, जो मूव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लिविंग। अच्छा, एनीवन और कोई? सर जिसमें जान हो वो लिविंग और जिसमें जान ना हो वो नॉन लिविंग। तो ये तो माना हो गया ना लिविंग का और नॉन लिविंग का। इंग्लिश में बोले कि लिविंग जिसमें जान हो और नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं हो, इसका तो माना हो गया ना। कहते किसको किसको कहेंगे कि ये लिविंग है, किसको कहेंगे ये नॉन लिविंग है? ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन वो लिविंग है, और पेड़ प्लांट जो हो गया वो लिविंग है, और चेयर वगैरह जितने भी होते हैं वो नॉन लिविंग है, जिसमें जो Chair मूव क्यों? नहीं कर सकता है। जो मल्टीप्लाई कर ले अपने आप को, अच्छा, वो लिविंग है। सर बताए द Hello? थिंग्स व्हिच कैन, वैसा थिंग्स जो ग्रो कर सके, मूव कर सके या फिर रिप्रोड्यूस कर कर सके, सके, वो एक सब स्थान कुछ से लिविंग दूसरे स्थान पे थिंग्स है। जा सकते, उसे लिविंग कहते हैं। अच्छा, जो ग्रोथ कर सके वो लिविंग है। और एनीवन टेल मी? सर जो ग्रो कर सके, मूव कर सके, ब्रीथ कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, वो सारे थिंग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। अच्छा, चलिए सर जो और अपने आप को कोई? मल्टीप्लाई करे और डिजेनेट करके सर एक नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड लिविंग। अच्छा, तो आप मतलब कि दूसरे और नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकते हैं? नो सर, ऐसा नहीं, मेरा डिफिनेशन कुछ गलत हो गया तो आप नॉन लिविंग है फिर? नो सर। आप ही तो बोले कि जो नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए उसको लिविंग कहेंगे, जो नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट ना हो। तो आप इंसान से बकरी बन सकते हैं का? नहीं सर, ऐसा नहीं बोले, मतलब जैसे मतलब कोई भी सेल अपने आप को डिवीजन करता है फिर। अच्छा, और कोई? और कोई बताएंगे? देखिए, लिविंग किसको कहेंगे? जिसमें मेटाबॉलिज्म होता हो, ठीक है, उसको लिविंग कहेंगे। जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है वो नॉन लिविंग है। जैसे वायरस, तो वायरस क्या है? इसमें जब हमारे बॉडी से बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, यस सर। कि मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो फिर सवाल ये निकलता है, क्या मेटाबॉलिज्म लिविंग है? मैंने कहा कि जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है वो लिविंग है, जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो फिर सवाल ये उठती है कि क्या मेटाबॉलिज्म ही लिविंग है? तो मेटाबॉलिज्म नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग बट रिएक्शन अकर श्योरली लिविंग। मतलब ये है, कहना ये है कि जिसमें मेटाबॉलिज्म हो वो लिविंग है, जिसमें मेटाबॉलिज्म न हो वो नॉन लिविंग है। मेटाबॉलिज्म फिर मेटाबॉलिज्म ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। ये क्या है? एक प्रोसेस है, एक रिएक्शन है। लेकिन जिसमें मेटाबॉलिज्म होगा वो लिविंग होगा, जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा वो नॉन लिविंग होगा। मेटाबॉलिज्म, अब फिर सवाल यह कि मेटाबॉलिज्म क्या? तो मेटाबॉलिज्म है, किसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म? तो सम टोटल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन लिविंग सिस्टम। यानी जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है लिविंग सिस्टम में, वो सारे केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मेटाबॉलिज्म ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। लेकिन जिस सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो सेल, या जिस बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो बॉडी क्या है? लिविंग है। अब आपने कहा कि जिसमें ग्रोथ होता हो वो लिविंग, कहा आपने। तो ग्रोथ का माने क्या होता है? ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है?
अगर आप ग्रोथ का माने या डेफिनेशन जानते होंगे तो आपको पता चल जाता है। ग्रोथ का माने क्या होता है? मास, वॉल्यूम, वेट, साइज, है ना। जिसका बढ़ जाता है उसको ग्रोथ कहते हैं। अब ये क्या है? तो जैसे कि आपको बालू कहीं पे जमा कीजिए, सैंड को, ठीक है। जब आप सैंड को कहीं पे जमा करेंगे तो उसका क्या होगा? मास भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, साइज भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। बोलिए आप लोग, हेलो, यस मेरी आवाज सुन रहे आप लोग? आर यू हियर मी? स्लो था, नहीं समझ सुन पाए। कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि जिसमें ग्रोथ होता हो वो लिविंग है, ग्रोथ ना हो क्या है? नॉन लिविंग है, बोले ना। तो ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है? ग्रोथ का डेफिनेशन ये है कि जिसका मास, वॉल्यूम, साइज, वेट बढ़ जाता हो उसको क्या कहेंगे? ग्रोथ। कैसे? तो आप सैंड को या बालू को एक जगह जमा कीजिए, ठीक है, तो उसका क्या होगा? मास भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, साइज भी बढ़ जाएगा, वेट भी बढ़ जाएगा। तो क्या बालू जो है, सैंड जो है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है सर। नॉन लिविंग है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि जिसमें ग्रोथ होता हो वो लिविंग है तो गलत है कि नहीं है? यस सर। बोलो ना तो ठीक है। अब कहा कि मूवमेंट, मूवमेंट तो प्लांट में भी होता है, मूव करता है ना। हाँ सर। जब उसके जो स्टेम होता, ये ब्रांच जो होता है वो मूव करता है कि नहीं करता है? यस सर। और तो ये कहा कि लोकोमोशन जिसमें होता हो। अब जो आदमी विकलांग है, मूव नहीं कर सकता है, तो क्या वो और वो जिंदा है तो वो नॉन लिविंग है क्या? नो सर। जिसके पास हाथ और पैर दोनों नहीं है, वो उसका हाथ पैर सारे काम करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको दिक्कत है, वो पलट के जाएगा, इसका मतलब वो लिविंग नहीं है क्या? लिविंग है सर। लिविंग है। लिविंग है। और फिर आप एक ने कहा कि जिसमें रिप्रोडक्शन होता, क्या हो? रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? री का मतलब आ गया ना, प्रोडक्शन का मतलब पैदा, है ना। तो जो जिससे दोबारा पैदा कोई चीज होता हो वो लिविंग है, जिससे ना होता वो नॉन लिविंग है। तो आप बताइए कि जो फीमेल बच्चा नहीं दे पाती है, या जो मेल अनएबल टू मतलब कि जो है से जिस मेल से इंटरकोर्स करने के बाद भी जो है बच्चा नहीं होता है, उसका स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम होने की वजह से जो है नहीं हो पाता है, तो क्या वो मेल और वो फीमेल लिविंग नहीं है क्या? जिसको हम लोग हिंदी भाषा में बांझ कहते हैं, मतलब ऐसे आम बोलचाल में बांझ कहते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है क्या? लिविंग है सर। लिविंग है। तो लिविंग है। ये कहना कि जिसमें रिप्रोडक्शन होता हो वो लिविंग है तो गलत है या सही है? गलत है। गलत है। तो इसलिए आज के बाद मुझे पता था कि आप लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे, इसलिए उस पॉइंट पे जब हम पहुंचे तो हम आपसे पूछ लिए कि लिविंग किसको कहेंगे। तो आज के बाद याद रखना है कि जिसमें मेटाबॉलिज्म हो वो लिविंग है, जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है वो नॉन लिविंग है। ठीक है? यस सर। हाँ। अब आप दोबारा ये गलती नहीं करना है कि वो रिकन्वर्ट हो और उसके बाद जो है जिसमें रिप्रोडक्शन हो वही लिविंग है, जिसमें रिप्रोडक्शन होगा वो भी लिविंग है, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा वो भी लिविंग है। ठीक है सर? जी? अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग है, जाहिर सी बात है। कोमा में है तो जी। कोमा में है तो वो लिविंग है, क्योंकि उसका तो फंक्शन हो रहा है ना। वो बोल नहीं पा रहा है, किसी को पहचान नहीं पा रहा है, बस ये है
लेकिन उसका जो है हार्ट तो काम कर ही रहा, लंग्स काम कर ही रहा, सब कुछ तो काम कर ही रहा ना। तो फिर कोई स्टिमुली कोई मतलब सिम्टम उस पे करते तो फिर मतलब वो दिख नहीं रहा है मतलब क्या 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 फिर जैसे कि कोई स्टिमुली कोई ऐसे मतलब उसको दिखा के या कुछ से सटा के टच करते हैं तो उसको फील नहीं होता, ऐसा क्यों सर? उसका देखिए उसका सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा ना। जो हमारे बॉडी में जो सेंस ऑर्गन है 5 पढ़े है ना, स्किन है, आई है, ईयर है, नोज है, टेस्ट है, ये सब पढ़े है ना। तो हमको जो फील होता है तो ये क्यों फील होता है? क्योंकि जब ये ब्रेन काम करता है तो यहाँ से मैसेज जाता है ब्रेन को और वो एनालाइज करता है कि किस तरह का स्टिमुलस या स्टिमुलाई जो है बॉडी में टच किया है या मूव किया है बॉडी पे, तो वो एनालाइज करता है ब्रेन। जब आपका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा पूरी तरह से तो क्या वो पता चलेगा? नो बताइए। सर, कि हमारे बॉडी में जो कुछ भी हो फील होता है वो फौरन मैसेज ब्रेन को जाता है और फिर ब्रेन महसूस करता है, फील करता है कि मेरे बॉडी में मेरे पार्ट में ये हो रहा है। हाँ, तो इसलिए तो कॉमा में जो रहता है तो कॉमा में रहता है वो लिविंग है। उसका एक ये भी पॉइंट है, क्या कॉन्शियसनेस लिविंग है या नॉन लिविंग है? जो मतलब कि होशमंद है वो लिविंग है और जो होशमंद नहीं है वो नॉन लिविंग है। तो जो होश में है वो भी लिविंग है और जो बेहोश की हालत में है वो भी नॉन लिविंग, मतलब वो भी लिविंग है। जैसे कोमा बताए, कोमा जो है वो क्या है? वो लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे। तो लिविंग का डेफिनेशन जो अभी तक का यही है कि जिसमें मेटाबॉलिज्म हो वो लिविंग है और जिसमें मेटाबॉलिज्म न हो वो नॉन लिविंग है। सिंपल डेफिनेशन है, सबको याद रखना। आइंदा ऐसी गलती नहीं करनी है कि जिसमें रिप्रोडक्शन हो वही लिविंग है और जिसमें ग्रोथ हो वही लिविंग है और जिसमें कॉन्शियसनेस हो वही लिविंग है और जो अनकॉन्शियसनेस है वो नॉन लिविंग है। तो ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो इस बात को याद रखना है। तो इसलिए आप लोग 11th का एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं क्या? नहीं सर। हाँ हाँ सर, पढ़े थे 11th की एनसीईआरटी, उसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं। भूल गया सर बहुत। अच्छा, क्या कर रहे हैं कि बहुत पहले पढ़ रहे थे? सर अभी हम लोग ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन का एग्जाम हो चुका है, 3 एग्जाम था, लॉकडाउन की वजह से वो एग्जाम हुआ नहीं। आर्ट से है या साइंस से है? सर मैं कॉमर्स से हूँ। सर मैं आर्ट से हूँ। अच्छा, स्टूडेंट सब भाग रहा क्यों? उसमें उनको ये लेक्चर पसंद नहीं है क्या? नहीं सर, सबको पसंद है, आप तो बहुत अच्छे से बता रहे सर। तो देख रहे कुछ स्टूडेंट इधर से इधर मूव कर रहा, रिमूव हो रहा। देखिए हम इंग्लिश बोल सकते हैं लेकिन इंग्लिश बोल के कोई फायदा नहीं होगा। मेन ये है कि आपको मेन चीज है कि समझना है। यस सर। और आप समझ कितना अच्छा रहे ये इम्पोर्टेंट है। यस सर। इसलिए तो आपके भाषा में जब हम बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब ये है कि मेटाबॉलिज्म तो समझ गए कि जिसमें मेटाबॉलिज्म हो वो लिविंग है, जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो वो नॉन लिविंग है, और मेटाबॉलिज्म ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, लेकिन जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है वो लिविंग है। ये समझ गए? yes, हाँ सर अभी आप एक बालू का एग्जांपल दे रहे थे ना, वो क्या बता रहे थे? मास, वॉल्यूम, वेट, साइज, वो एक बार फिर से बताइए ना। वो सैंड का ग्रोथ सर। हाँ, तो वो सैंड से आप कैसे कंपेयर किए सर? ग्रोथ जो है, ग्रोथ का डेफिनेशन ये है कि जिसका मास, वेट, वॉल्यूम, साइज बढ़े जिसमें भी, ठीक है, उसको ग्रोथ कहेंगे। तो अगर आप कहीं पे सैंड को जमा करेंगे तो उसका क्या होगा? मास भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, साइज भी बढ़ जाएगा, वेट भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना? नहीं सर, नहीं बढ़ेगा। हाँ सर, कैसे बढ़ेगा? हाँ, आप जब वो कैसे बालू को कहीं पे बालू को जमा कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक आपके पास बाल्टी है
और उस बाल्टी में आप बालू भर रहे हैं, ठीक है, यस तो सर। वो जो बालू जो भर रहे हैं तो वो बाल्टी का वेट बढ़ेगा या घटेगा? मैं भरूंगी उसका बढ़ेगा सर। मैं क्या? मैं कंटिन्यू उसमें बालू रोज डालूंगी तभी तो उसका वेट बढ़ेगा। आप रोज का एक ही मर्तबा डाल न दीजिए, एक ही दफा जो है एक जगह जमा कर न दीजिए। आप जो है अभी घर बनाने के लिए जो है आपके घर पे घर बना होगा तो वहां पे जो है ट्रक से या ट्रैक्टर से बालू आया होगा भर के, तो जहाँ पे बालू रखा होगा वो स्पेस को, तो वहां पे जो है बालू का जो साइज वेट सब कुछ दिखा होगा ना, कितना मतलब कि एरिया में बालू जमा हो गया है। यस सर। तो क्या हुआ कि वहां पे जो है बालू का क्या हुआ, अगर आप एक डब्बा जो है बालू कहीं पर रखे और फिर दूसरा डब्बा रखे और फिर तीसरा डब्बा रखे, तो पहले कंपेरिजन में बढ़ जाएगा ना। यस सर। पहला डब्बा रखे तो छोटा सा एरिया लिया होगा, छोटा साइज होगा, छोटा उसका शेप होगा, है ना, उसका छोटा वॉल्यूम होगा। लेकिन जब दूसरा डब्बा रखेंगे आप वहां पे तो क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, एरिया ज्यादा लेगा, साइज बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, शेप बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए ग्रोथ का जो डेफिनेशन होता है जिसमें मास, वेट, वॉल्यूम, साइज बढ़ जाए उसको ग्रोथ कहते हैं। तो अगर आप बालू जमा कर रहे हैं, सैंड जमा कर रहे हैं और उसका जो बढ़ रहा है तो क्या ये सही है? तो वैसे टिश्यू का किसी में ग्रोथ हो रहा है, जैसे बॉडी बिल्डर है, ठीक है, तो टिश्यू का ग्रोथ हो रहा है, बॉडी बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, तो उसमें जो है से उसका सेल का हाइपरट्रॉफी हो जाता है, तो शेप बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। अगर सेल का नंबर ना बढ़े तो लेकिन नंबर नहीं बढ़ता है, लेकिन शेप साइज सब बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से बॉडी बढ़ जाता है। तो वहां पे जो है से उस तरह का ये हो गया, नंबर नहीं बढ़ रहा, नंबर दूसरे बॉडी में, जैसे कि लीवर है, तो लीवर में क्या होता है, किसी भी कोई भी डिजीज होता है लीवर में या कोई डिजीज ऐसा हुआ उसमें लीवर का जो नंबर बढ़ जाता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है, लीवर का नंबर नहीं, लीवर के सेल का नंबर। लीवर तो एक ही होता है ना, लीवर एक होता है, उसका लीवर का साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? तो वो लीवर का जो सेल होता है हेपेटोसाइट, उसका नंबर बढ़ जाता है, लीवर स्वेल कर जाता है, तो इसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि शेप साइज बढ़ जाए तो वही ग्रोथ है, ऐसा वही लिविंग होगा। जिसमें साइज से शेप घट जाता है क्या वो लिविंग नहीं रहता? तो इसलिए ग्रोथ का जो डेफिनेशन है वो जिसमें साइज, शेप, मास, वॉल्यूम बढ़ जाए उसमें ग्रोथ कहते हैं। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं आप? तो सर वो तो बालू तो नॉन लिविंग थिंग हुआ। हाँ, इसीलिए एग्जांपल दिए, चूंकि आपने कहा था कि जिस लिविंग वो है जिसमें ग्रोथ होता हो। अब बालू क्या है? नॉन लिविंग है। तो जब बालू का भी शेप, साइज, मास, वेट, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो लिविंग हो जाएगा, बालू लिविंग हो जाएगा? नो सर, नहीं होगा। इसलिए ये कहेंगे कि जिसमें ग्रोथ होता हो वो लिविंग है और जिसमें ग्रोथ नहीं होता वो नॉन लिविंग है। तो ये बात क्या होगा? गलत। बात हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन और पूछ रहे थे? 2-3 बोलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हम आगे बढ़े? यस सर। देखिए 2-3 बात बताते हैं। डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं? जैसे कि अगर हम किसी सेल का डिफरेंशिएशन कहते हैं कि डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या है? एक तो होता है डिफरेंशिएट करने का, जो हम लोग जनरली इंग्लिश में आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज को किसी चीज से अलग करना, उसको कहते हैं अलग, तो डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन इसमें जब हम कोई सेल के बारे में कहते हैं कि डिफरेंशिएटेड सेल और अनडिफरेंशिएटेड सेल, तो डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि द फेनोमेना बाय विच सेल एक्वायर अ परमानेंट शेप एंड फंक्शन इज कॉल्ड
डिफरेंशिएशन। जो सेल जो है परमानेंट शेप एंड फंक्शन एक्वायर कर ले उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। उसके बाद ग्रोथ बता दिए। डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ तो मालूम चल गया। डेवलपमेंट क्या है कि द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द चेंजेज विच अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, दैट इज फ्रॉम द बर्थ टू डेथ। तो पैदा होने से लेकर के, है ना, या डेवलपमेंटल स्टेज से लेकर के और जो है डेथ तक का जो चेंजेज आता है लाइफ में उसको जो है क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट में बी ब्रॉडली कंसीडर्ड एज सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन आपको बता दिए कि डिफरेंशिएशन का माना क्या होता है? टू एक्वायर परमानेंट शेप एंड फंक्शन। दो बात, यहाँ पर शेप एंड फंक्शन को एक्वायर किया। उसके बाद ग्रोथ का बता दिए कि जिसमें मास, वेट, वॉल्यूम, साइज बढ़ जाए उसको क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ये जब दोनों मिल जाता है, डिफरेंशिएशन और ग्रोथ, दोनों वर्ड को मिला के क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। समझ में आई बात? एनीवन? नहीं समझ में आया क्या? नहीं सर, आ गया। डेवलपमेंट किसको कहेंगे? जिसमें डिफरेंशिएशन और ग्रोथ दोनों मिलाएंगे। डिफरेंशिएशन का आपको बताए कि जो परमानेंट शेप एंड फंक्शन एक्वायर कर ले, हासिल कर ले, उसको डिफरेंशिएशन कहेंगे। ग्रोथ किसको कहेंगे? जिसमें शेप, साइज, मास, वॉल्यूम बढ़ जाए उसको क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। और ये जब दोनों वर्ड को मिला देंगे एक साथ, मतलब कि परमानेंट शेप, फंक्शन, मास, वेट, वॉल्यूम, ये सब बढ़ जाए तो उसको क्या कहेंगे? ये डेवलपमेंट। तो परमानेंट शेप, फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए, नॉर्मल फंक्शन, मास, वेट, वॉल्यूम, है ना, सब एक्वायर कर ले, हासिल कर ले तो उसको क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। बात समझ गए आप लोग? इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। न्यूट्रिशन किसको कहेंगे? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कहते हैं प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है इसका माना है कि प्रोसेस ऑफ इनटेक, जैसे कि हम फिंगर से कोई भी चीज को कैप्चर करते हैं ना, और उस चीज को उठा के मुंह में लेते हैं, ये एक प्रोसेस है ना। और उसके बाद उसका जो बॉडी में इस्तेमाल होता है, यूटिलाइज करता है ना। तो इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या बोले आप? एक बार फिर से बोलिए सर, आवाज कट गई। अच्छा, कह रहे हैं न्यूट्रिशन का जो डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए जो है न्यूट्रिएंट को जिस प्रोसेस से लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, वो प्रोसेस क्या है? क्या कहते हैं उसको? न्यूट्रिशन कहते हैं। इनटेक का मतलब क्या होता है? लेना। जैसे कि हम चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं तो उसको कैप्चर करते हैं ना फिंगर से, तो वो उठाए हाथ से, उसके बाद फिर माउथ में लिए, फिर वो माउथ में च्यूइंग हुआ, च्यूइंग होने के बाद फिर वो जीआईटी के अंदर गया, जीआईटी के अंदर क्या एस्टोमक में गया, उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन गया, तो वहां पे फिर उसका ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद बॉडी के वो एब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से, कुछ सब्सटेंस एस्टोमक से, और वो बॉडी के ब्लड में गया और ब्लड से फिर पूरे सेल को मिला। तो ये प्रोसेस को जो है क्या बोले? न्यूट्रिशन बोले। न्यूट्रिएंट किसको बोलेंगे? न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट दोनों में डिफरेंट है।
तो न्यूट्रिएंट बोलते हैं कि दीज आर केमिकल सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है, विच आर टेकन अप बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स and are used to derive energy or for growth and development। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है। जैसे हम कोई भी प्लांट लेते, प्लांट को क्या करते हैं, ये जो फल वगैरह जो खाते हैं ये क्या है? ऑर्गेनिक है ना? यस सर। नमक क्या है? इनऑर्गेनिक है, है ना? तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो है न्यूट्रिएंट कहते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट कहते हैं। और न्यूट्रिशन जो है क्या है? इनटेक एंड यूटिलाइजेशन प्रोसेस को कहते हैं। समझ में आई बात? न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट का डिफरेंस समझ में आया? Anyone tell me? हेलो सर, न्यूट्रिशन के बारे में एक बार फिर से बताइएगा। न्यूट्रिशन, यस सर। प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए जिस न्यूट्रिएंट को, न्यूट्रिएंट क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है। यस सर। तो उस ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लेता है और फिर उसको इस्तेमाल करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या हो सकता है? कोई फल लिए, कोई वेजिटेबल लिए। वेजिटेबल क्या है? ऑर्गेनिक है ना? उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, लेकिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तो ये सब क्या है? ऑर्गेनिक है। फैट है, ये ऑर्गेनिक है। और बहुत सारे सब्सटेंस ऑर्गेनिक मौजूद होता है। तो ये सब लिए ना, तो इस प्रोसेस को जैसे कि हम फिंगर से कैप्चर किए, कैप्चर करके माउथ में लिए, माउथ में च्यूइंग हुआ, फिर ओसोफेगस में गया, ओसोफेगस से स्टोमक में गया, स्टोमक से वहां पे उसका ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन हुआ, और फाइनली जो है वेस्टेड मटेरियल जो है वो कहाँ चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां से फिर वो इजेशन हो जाता है। इजेशन का मतलब पास आउट एनएस के जरिए से। तो जो यूजफुल सब्सटेंस होता है वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ? वो ब्लड में चला गया, और ब्लड से जो सेल को जरूरत हुआ वो सेल में चला गया। जिस सेल को जितना इस्तेमाल करना है वो ले लिया, ब्लड के जरिए से पहुंच गया वहां पे। तो न्यूट्रिएंट समझ में आ गया, न्यूट्रिशन समझ में। तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो हुआ कि माउथ से ओसोफेगस, ओसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया, ब्लड से फिर जो बॉडी के सेल को या टिश्यू को जरूरत हुआ वो इस्तेमाल कर लिया। तो ये सारे प्रोसेस को क्या बोले? और फिर वो इस्तेमाल करने के बाद क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ के निकाल दिया। तो ये सारे प्रोसेस को क्या बोले? न्यूट्रिशन। लेना और उसका इस्तेमाल करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट बोलते हैं किसको? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। जिस सब्सटेंस को हम लिए और यूटिलाइज किए, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट, और जिस प्रोसेस से लिए उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? न्यूट्रिशन। समझ में आई बात? समझ में आया आप लोग को? यस सर, समझ में आया। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। है दिक्कत? हैव यू एनी दिक्कत? नो सर। चलिए, क्लियर है। तो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन दोनों समझ गए।
अब आते हैं हम ब्लड पे, पॉइंट पे। चूंकि हम अभी कुछ बताते आपको, जब हम ब्लड पढ़ाएंगे तो फिर हम वर्ड इस्तेमाल करते, न्यूट्रिएंट, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, ये सब वर्ड का इस्तेमाल करते। और फिर आपको यही सब पता नहीं था कि न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं और उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, तो फिर हम पढ़ा के तो चले जाते, आपको समझ में कुछ भी नहीं आता। तो इसीलिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करने से पहले आपको बता दिए कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है। ब्लड बता दिए कि ब्लड क्या होता है। ब्लड बना होता है दो पार्ट से, फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट उसको कहते हैं जो बनता है कहाँ? बोन मैरो में और लिम्फोइड टिश्यू से। तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ये 45% होता है और 55% क्या है? प्लाज्मा है। 55% प्लाज्मा है। ब्लड का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन इसका ब्लड का ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, कहां से? लंग्स से। कहां? बॉडी के टिश्यू को और सेल को। तो इसलिए पहला मेन फंक्शन है, पहला जो फंक्शन है वो ब्लड का, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा न्यूट्रिएंट्स को, आया वर्ड न्यूट्रिएंट्स, आया ना? तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स कहां से? जीआईटी से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट को लेकर के बॉडी के हर हिस्से में पहुंचाता है। तो इसलिए दूसरा फंक्शन इसका यह कि न्यूट्रिएंट को कहां से? डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरे बॉडी में पहुंचाता है। जो सेल को जिस चीज की जरूरत होती है वो उसको इस्तेमाल कर लेता है। तीसरा फंक्शन ये है कि ये ब्लड जो है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। कैसे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सेल में बना और सेल से उसको टिश्यू से क्या हुआ? उसको रिमूव करके कहाँ ले गया? लंग्स के पास। और लंग्स के जरिए से फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं ना? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना? यस सर। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। उसके बाद जैसे उसके बाद ये क्या करता है? पीएच को मेंटेन करता है, ब्लड बॉडी के पीएच को। अब ये पीएच क्या होता है? एसिड और बेस का नाम सुने हैं आप लोग? एनीवन टेल मी, एसिड और बेस का नाम सुने हैं? नो सर। कोई साइंस से 11 12 नहीं पढ़े हैं का? नहीं सर। नो सर। अच्छा चलिए, तो P का मतलब होता है पोटेंज और H का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये यूनिट नहीं है, इसका जो वैल्यू होता है रेंज, इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। कितना? सर P का बोले सर, P का मतलब पोटेंज, पोटेंज का मतलब पावर, पावर। ठीक है? PRO हाइड्रोजन, H का माने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाँ, लेकिन ये पीएच जो है इसका जो यूनिट नहीं है, इसका जो रेंज होता है वो 0 से कितना होता है? 14। हाँ, तो मैक्सिमम 14 जा सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है? तो क्या है पीएच? पीएच क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, दूध में कभी नींबू डाले हैं क्या? यस सर। तो क्या होता है? दूध फट जाता है। क्यों फट गया? क्यों फट गया पता है आप लोग को? हाँ, क्योंकि खट्टा चला गया सर, क्योंकि एसिड डाले ना, तो एसिड और बेस रिएक्ट कर। एसिड डाले। तो इसी तरह अगर बॉडी में बॉडी का जो पीएच है, अगर वो पीएच जो है
अगर किसी भी तरह से डिस्टर्ब हुआ तो वो क्या करेगा? देखिए ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, फैट का बना होता है, जानते हैं ना? यस सर। तो प्रोटीन क्या होता है, आप हीट देंगे प्रोटीन को या एसिड में डालेंगे प्रोटीन को, ठीक है, तो प्रोटीन क्या होगा? कोगुलेट कर जाता है। क्या होता है? कोगुलेट कर जाता है, जमा हो जाता है, थक्का लग जाता है, प्रोटीन का डिसऑर्डर हो जाता है। तो वैसा ही क्या होगा कि जब ये पीएच का लेवल जब गड़बड़ होता है, अगर पीएच जो है वो घटता है, एसिड रहेगा जो बॉडी के नॉर्मल से जब घटेगा तो क्या होगा? वहां का सेल का प्रोटीन या सेल के अंदर जो इंजाइम होता है। अच्छा एक बात पता है आपको, इंजाइम किस चीज का बना होता है? एनीवन टेल मी? इंजाइम किस चीज का बना होता है? सर देखिए प्रोटीन का बना होता है एंजाइम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कौन है आप? क्या नाम है आपका? सर तहरीम जावेद। बहुत अच्छा। थैंक यू। जितने भी इंजाइम है, एक एक्सेप्ट एक इंजाइम को छोड़ के, राइबोजाइम छोड़ के, जितने भी इंजाइम है वो क्या है? प्रोटीन का बना होता है। लेकिन सारे प्रोटीन, मतलब ये कह सकते हैं कि ऑल इंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर इंजाइम। सारे प्रोटीन इंजाइम नहीं है, लेकिन सारे इंजाइम क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है वो आरएनए का बना होता है। किस चीज का बना होता है? आरएनए का बना होता है। तो राइबोजाइम छोड़ के सारे, तो क्या होगा? जब बॉडी का पीएच का लेवल गड़बड़ होगा, घटेगा पीएच, तो क्या होगा? प्रोटीन जो इंजाइम क्या है? प्रोटीन का बना हुआ है। और मैंने पहले क्या कहा कि जब प्रोटीन को आप हीट देंगे, मतलब आग पे रखेंगे, जैसे सिंपल सी बात है कि मटन बनाते हैं या ये मुर्गी है, तो इसको जब आग पे आप क्या करते हैं? आग पे देते हैं तो क्या होता है? वो थक्का थक्का सा हो जाता है, उसका जो है सिकुड़ जाता है, देखते हैं ना? तो Yes. आग पे देंगे तो वो क्या होगा? क्लॉट कर जाता है, सब एक दूसरे में चिपक जाता है। तो वैसे ही है, जब आग पे देंगे और ये एसिड में डालेंगे तो ये क्लॉट कर जाता है। तो जब एसिड का लेवल घट जाएगा तो जितने भी इंजाइम है सब प्रोटीन का है, वो क्या होगा? इंजाइम क्लॉट कर जाएगा। जब क्लॉट कर जाएगा इंजाइम तो इसका फंक्शन क्या होगा? सेल का गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना फंक्शन। यस सर। जितने भी प्रोटीन रहेगा सेल के अंदर वो क्या होगा? कोगुलेट कर जाएगा, और कोगुलेट जब कर जाएगा तो क्या होगा? सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेल डेड कर जाएगा। तो इसलिए बॉडी का पीएच मेंटेन रहना बहुत ही जरूरी है, ना ही ज्यादा हो ना ही कम हो, नॉर्मल लेवल में हो। तो ये जो है ब्लड का काम ये है कि अगर ज्यादा पीएच हो रहा है तो भी नॉर्मल पे लाना है, कम हो रहा है तो भी नॉर्मल पर ले जाना है। तो ब्लड का जो फंक्शन होता है ये भी मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि बॉडी के फ्लूइड के पीएच को मेंटेन रखना है, ठीक है। दूसरा फंक्शन और क्या है? फंक्शन इसका, तो ये जैसे कि आप लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है? थक जाते हैं ना, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? और आपका जो है से वो रेस्पिरेशन जो है से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? जब आप दौड़ते हैं तो क्या होता है? मेटाबॉलिक रेट जो है बॉडी में बढ़ जाता है, और जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, और जब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है
तो आप सांस लेना ज्यादा कोशिश करते कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले, इसीलिए आप, लेकिन क्या होता है आप उतना ऑक्सीजन नहीं ले पाते। उसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? लैक्टिक एसिड का। और ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन तब होता है, अच्छा रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एनारोबिक और एक होता है एरोबिक, पता है आप लोग को? क्योंकि हमको हर बेसिक वर्ड पे बोल के चलना होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं तो कोई भी नहीं बता रहे इस बात को। हेलो सर हम लोग ये सब नहीं पढ़े, आर्ट्स से पढ़े हैं तो नहीं पढ़े, ये सब हमारे लिए न्यू है ये सब। तो अच्छा, तब तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आर्ट से है, तो हम ये तो अच्छा कर रहे हैं कि हर वर्ड को टच करके निकल रहे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन के मौजूद में हो, रेस्पिरेशन उसको कहते हैं एरोबिक। और एनारोबिक जो ऑक्सीजन के अब्सेंट में हो, ऑक्सीजन के अब्सेंट में हो तो उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन जब मौजूद रहेगा तो क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक नाम से क्लियर है, ए एन जिसमें लग जाएगा क्या होगा? अब्सेंट, काम तो कर रहा है लेकिन ऑक्सीजन के अब्सेंट में। जब ऑक्सीजन ना हो तो उसको क्या कहेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन मौजूद हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन। लगता है टाइम हो गया 45 मिनट का। नहीं सर, अभी बाकी है। बाकी है तो ये और बताए या फिर आगे? सर और बताइए। सब तैयार है? ऐसा नहीं कि सबको अब बोर्ड फीलिंग होता हो। स्टूडेंट अब 18 बच गया है। सर कंटिन्यू कीजिए सर, वो क्लास 1 बजे से है ना, तो ब्रेक कोई बीच में ले लिए होंगे। हाँ सर। और बता दें, आप लोग इरिटेट तो नहीं हो रहे ना? नो सर, बिल्कुल नहीं। नो सर, पढ़ाइए सर, पढ़ाइए। पढ़ाइए सर। अच्छा, समझ में आ रही है बात? यस सर, जबरदस्त सर आ रही है, अच्छे से समझ आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। चलिए, तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते किसको? सबसे सवाल ये है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है जानते हैं कोई? एनीवन टेल मी। कोई बताएंगे? देखिए, हम क्वेश्चन पूछ के इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। सर ब्रीदिंग में क्या होता है ना, इनहेल और एक्सहेल करते हैं गैस का। वेरी गुड, आगे? और रेस्पिरेशन में सर केमिकल प्रोसेस होता है सेल में। बहुत अच्छा सर, बस इतना ही समझ आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ब्रीदिंग क्या है? जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं ना। रेस्पिरेशन में जनरली 3 स्टेप होता है, या फिर आप 4 भी कर सकते हैं। जैसे कि पहला ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ना। दूसरा डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट। और तीसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो सेल में मेटाबॉलिज्म होता हो, ये 3 स्टेप जब मिलता है, ये कंप्लीट होता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। 3 स्टेप जो कंप्लीट होता है तो क्या होता है? रेस्पिरेशन। तो एक एक्सटर्नल ब्रीदिंग हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, और एक इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। तो इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो क्या होगा? ऑक्सीजन के मौजूद में होगा और ऑक्सीजन के गैर मौजूद में होगा। अगर मौजूद में हो रहा, ऑक्सीजन के मौजूदगी में हो रहा है तो कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में हो रहा है तो कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे, आरबीसी।
आरबीसी में जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसा होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या है, क्यों ऐसा? क्योंकि आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस, कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं होता है। ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना ही गोल्जी बॉडी होता है, और भी ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो इसलिए वहां पे जो रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। और ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइको का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन मौजूद हो या न मौजूद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इसलिए कहा गया है कि आरबीसी के अंदर जो है रेड ब्लड सेल या कॉर्पसल्स के अंदर जो है क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो यही बता रहे थे कि लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में, और ऑक्सीजन के कमी की वजह से जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और लैक्टिक एसिड क्या कराता है? जैसे कि आप लोग देखते, कुछ दूर दौड़े या चले तो आपके पैर में दर्द होने लगता है, आपको ये महसूस होता है कि सो जाए, ऐसा फील करते हैं ना? यस सर। हाँ, नींद आ रही है, ऐसा क्यों होता है? तो ये लैक्टिक एसिड जो बनता है ना, तो लैक्टिक एसिड की वजह से जो है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होने लगता है ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में, उसकी वजह से क्या होता है? वहां पे मसल्स में दर्द करने लगता है, आपको नींद आने लगता है। तो ये लैक्टिक एसिड को भी रिमूव करता है। कहाँ से? टिश्यू से ब्लड में, और ब्लड से फिर दूसरे ऑर्गन से निकाल देता है बाहर। तो ये लैक्टिक एसिड को भी रिमूव करता है। जैसे कि यूरिया हो गया, इसको भी रिमूव करता, अमोनिया हो गया। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ बनता है? टिश्यू में बना, टिश्यू से, और वो कहाँ चला गया? ब्लड में, और ब्लड के जरिए से फिर जो है लीवर के जरिए से निकाल देता है बाहर, किडनी के जरिए से बाहर निकाल देता है, स्किन के जरिए से बाहर निकाल देता है ना? तो लंग्स के जरिए से वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो ये ब्लड का काम जो है कि वो गंदा चीज को जो हमारे बॉडी के इस्तेमाल का नहीं है और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, वो सारे सबस्टांस को बॉडी से निकालने का जिम्मेदारी भी ब्लड को दिया हुआ है कि पूरे बॉडी से कलेक्ट करो, और जो ऑर्गन जिस चीज को निकाल रहा है उसको वहां तक का पहुंचा दो। तो लीवर के पास पहुंचा देता है, किडनी के पास पहुंचा देता है, और ये सब गंदगी चीज को क्या करता है? हार्मफुल सबस्टांस को बॉडी से निकाल देता है। उसका तो ब्लड का ये भी फंक्शन है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल क्या है? बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जैसे कहते हैं ना बॉडी किसी का हॉट होता है, मतलब ज्यादा गर्म होता है, किसी का थोड़ा ठंडा होता है। तो ये बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको भी कैसे करता है? देखिए, बॉडी में कहीं भी आप मेजर करेंगे तो ब्लड का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा अदर पार्ट ऑफ बॉडी। जैसे कि हम 3 बात बताते हैं, माउथ का टेम्परेचर, एक्जिला का टेम्परेचर और एनस का टेम्परेचर। आप देखे होंगे या आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, माउथ में थर्मोमीटर लगाते हैं ना फीवर चेक करने के लिए। यस सर। एक्जिला में एक्जिला समझते हैं ना? यस सर। हाँ, साइड में लगाते हैं, और एनस में चेक करते हैं। तो जब आप एक्जिला में करेंगे, माउथ का हमेशा रहता है सर। क्या? 98 रहता है टेम्परेचर बॉडी का। वो नॉर्मल रहता, ठीक है? यस सर।
जब आप एक्जिला में लगाएंगे, ठीक है, तो 1/2 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम मिलेगा कंपेरिजन टू माउथ। जैसे कि मान लीजिए कि 37 डिग्री आया आपका एक्जिला में, कितना? 47 डिग्री। 37। लेकिन अगर वही थर्मोमीटर को आप माउथ में लगाएंगे तो 37.5 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। और वही थर्मोमीटर को आप जो है एनस के अंदर मतलब चेक करेंगे टेम्परेचर को, तो वो क्या होगा? 38 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। कितना? 38 डिग्री। एनएस नहीं समझ रहे हैं सर। एनस पखाना का रास्ता, जिससे पखाना बाहर निकलता है। अच्छा, पखाना समझते हैं? चलिए आप लोग को एक पूछते हैं, पखाना का ये पखाना हुआ या पेशाब हुआ, समझते हैं? हेलो, आप लोग को एक बताते हैं। पखाना का मतलब ये जो है अरबी टर्म है, ठीक है, और इसका मतलब माना होता है एक्चुअल में, पाक का मतलब होता है पीछे और खाना का मतलब होता है घर। पीछे के घर को पखाना बोला जाता है, ठीक है। मतलब पहले के दौर में क्या होता था कि पीछे घर बना हुआ है और उसमें आदमी जाता था अपने स्टूल को पास आउट करने के लिए, तो इसलिए उसका नाम दे दिया गया पखाना, ठीक है। और पेशाब, तो ये फारसी टर्म है। पेश और आब, पेश का मतलब होता है सामने और अब का मतलब पानी। सामने के पानी को पेशाब कहते हैं, ठीक है। तो अब कभी गलती से ये नहीं, अगर कोई फारसी बोलने वाला हो और वो कहे कि पेश अब, तो ये गलती ना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सामने के पानी को पेशाब कहते हैं। तो पखाना की जो रास्ता होता है जिससे बाहर निकलता है, जीआईटी का लास्ट हिस्सा जो होता है वो एनस होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जानते हैं ना? आप लोग जीआईटी पढ़ रहे हैं? हेलो, जीआईटी पढ़ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो जीआईटी का क्या होता है? जीआईटी का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कहाँ से कहाँ तक मानते हैं जीआईटी को? हाँ, माउथ टू एनस, एक्सटर्नल बॉर्डर ऑफ लिप्स टू एक्सटर्नल बॉर्डर ऑफ एनस, इसको जो है क्या बोलते हैं? जीआईटी। तो माउथ के जरिए से इंजेशन होता है और एनस के जरिए से इजेशन होता है। इजेशन का मतलब रिमूव करना, इंजेशन का मतलब इनटेक, लेना, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा एनस? यस सर। वेरी गुड। तो वो एनस के रास्ता में जब हम थर्मोमीटर देते हैं तो वो आपको कितना मिलेगा? 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब कितना का डिफरेंस हो गया? आप एक्जिला में डाले साइड में तो आपको 37 मिला, लेकिन आप माउथ में डाले तो 37.5 डिग्री सेल्सियस मिला, और एनस में डाले तो कितना हो गया? 38 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब वेरिएशन कितना का हो गया? 0.5 डिग्री सेल्सियस का। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ब्लड में सबसे ज्यादा होगा। ब्लड में बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज हायर देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से ब्लड का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहे। समझ में आई बात? सर रहेगा। अब सवाल ये है कि क्यों ब्लड में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा? सर एक सवाल कल के लिए रख देना सर। हाँ, तो ये आप ये बोलिए ना, आप हम छोड़ देंगे कल के लिए। नहीं सर, इसका आंसर दे दीजिए पहले। चलिए, कल चूंकि आंसर लंबा है और कुछ का कहना है कि आज छोड़ दीजिए, ठीक है। तो
फिर नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें पढ़ाएंगे। अच्छा बताइए आप लोग को क्लास कैसा लगा, कुछ समझ में आया? क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे क्वेश्चन। क्या बोलने भैया? सर इसके आंसर दे दीजिए ना। ये आंसर लंबा है, समझाना पड़ेगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास के लिए रहने दीजिए। और आप भी तलाश करेंगे क्यों है, इसको पढ़िए बुक को, और अगर आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम तो बता ही देंगे। तो आप लोग को कैसा लगा वो आप समझ में आया कुछ बात की नहीं आया? सर समझ में आया, लेकिन सर आंसर बताइए ना इसका, बहुत मन कर रहा है जानने को इसका आंसर। अच्छा चलिए बाकी को कल बता देंगे। अगर आप हाँ बता दीजिए सर। बता दीजिए, चलिए बता ही देते। चलिए बता दीजिए, हम भी सुन लेते हैं। तो ब्लड में टेम्परेचर क्यों ज्यादा रहेगा? सवाल क्या होता है कि जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। और आप जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म का 50% एनर्जी जो है वो यूज नहीं कर पाता है, और 50% एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 50% एनर्जी जो सेल से रिलीज हुआ हीट के फॉर्म में, वो कहाँ आएगा? ब्लड में। और ब्लड वेसल्स क्या करता है कि उसको जब अगर बॉडी का टेम्परेचर कम रहेगा तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाता है और हीट को पास होने से रोकता है। तो इसलिए जो है ज्यादा हीट हमेशा ब्लड में होता है। और जब बॉडी का हीट ज्यादा होता है तो देखते हैं स्वेटिंग होता है, पसीना पसीना होता है ना। यस सर। पसीना क्या है? ये सूदिंग इफेक्ट है, बताएंगे डिटेल आगे पसीना क्या है। तो ये बॉडी के जो देखते किसी का बॉडी गर्म ज्यादा हो जाता है, तो जब हीट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा बॉडी में तो वो क्या होगा, बॉडी गर्म हो जाएगा, तो वो हीट के फॉर्म में जो है एनर्जी रिलीज करने लगता है। तो इसलिए जब कोई भी सेल में मेटाबॉलिज्म होता है तो वो हीट रेडिएट होकर के कहाँ आता है, ब्लड में, और ब्लड से फिर जो है वो बॉडी से निकलता है डिफरेंट तरीका से। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन होता है कहाँ, हीट का सेल के अंदर। कहाँ होता है? सेल के अंदर। सेल के अंदर, और वो सेल से निकल के आया कहाँ, ब्लड में। और ब्लड में उसको कितना बॉडी को रखना है नॉर्मल उतना रखेगा, बाकी को हीट के फॉर्म में रिलीज कर देगा। ठीक है, तो मेन चीज है आपको याद रखना है कि हीट का प्रोडक्शन जो है जो सेल के अंदर होता है किससे होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा है ना। और भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उससे निकलेगा, लेकिन मेन जो है हीट का प्रोडक्शन जो बॉडी में होता है वो सोर्स जो हीट का है वो कौन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। समझ में आ गई बात? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, और भी डिटेल्स बताएंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास होगी तो। ठीक है सर। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे हैं? हेलो, तो क्लास को यहाँ एंड किया जाए। जी सर। चलिए, आप लोग को अच्छा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जी सर, बहुत अच्छा। बम्स कर गया? नो सर, बहुत अच्छे से समझ आया। बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, जब मेरा ऑप्शन आएगा तो क्लास लेंगे आप लोग का। ठीक है, आज तो सुपरफिशियल कुछ कुछ वर्ड का बताए, हिमेटोलॉजी तो पढ़ा नहीं पाए क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आर्ट का स्टूडेंट है, तो इसको हिमेटोलॉजी को थोड़ा रोक करके और जो बेसिक वर्ड सब है उसको समझाना पड़ेगा, ताकि आप लोग को फिर समझ मतलब कि वर्ड का कलेक्शन हो जाएगा। और जब वर्ड का कलेक्शन हो जाएगा तो आगे समझने में कोई भी सब्जेक्ट को आसान हो जाएगा। यस सर। ठीक है,
तो हीमेटोलॉजी को रोकना होगा 1-2 क्लास, और छोटा छोटा वर्ड जो है उसको समझाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए, जब मुझे ऑप्शन मिलेगा आई विल बी बैक। ठीक है? ठीक है, तो लीव हो जाए मैं? लिविंग करोगे इसका पढ़ाई लिविंग करो।